बच्चों और बताइए कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बस वो येलो वाली लाइट छोड़ के बाकी सब बंद कर दीजिए, कोई इशू नहीं। ये वाली करिए, देखिए कौन से बटन से होती है लाइट में। बस ये वाला बटन बंद दबाना, इधर जो लिखा हुआ है। ना ना ना, ये प्रोजेक्टर का से बटन मत छूइए, इधर इधर से अच्छा इस वाले बोर्ड से सारे बटन दबा दो। अब देखो, अब ये कौन सी वाली है? चलिए बाकी बच्चे आते रहेंगे, शुरू करते हैं ना। तब तक आप लोग इस क्लास के अपने अटेंडेंस चलो भी आ जाए, सबसे लगा दीजिएगा अटेंडेंस। कोई नया छात्र आया है या नए छात्र आए हैं? चलिए क्या चीज़ 100% दे? चलो जीवन के बाद भी जीवन के साथ भी है वैसे। छोटी बात, सीधी बात है। चलो भाई बच्चों, है ना, तो कल हम लोगों ने करंट अफेयर किए थे, आज की करंट अफेयर के साथ शुरू करते हैं। और फिर स्टैटिक में बाकी लोग जो है लग रहा है मछली बनने से पानी पीने गए। आ जाओ, क्या बोलोगे पहले लेक्चर से? चलो बैठो। भाई साहब पानी पीने नहीं गए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके आए, ठीक है। अच्छी बात तो ये लगी कि आपको कम से कम बारिश के मौसम में भी आ गए। वैसे तो बारिश का मौसम खत्म ही हो गया, इस बार वैसे भी रिपोर्ट आई थी कि मानसून पहले आएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि मानसून जो है वो भारत में किस राज्य से आता है, जरा बताओ। हाँ, नहीं, सबसे अधिक वर्षा होती है जो आपने बताया, ठीक है। तो प्रश्न ये है, सभी लोग सुन लें। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कैसे हैं? बैठो, ठीक है। तो एक दो नए छात्रा भी दिख रही हैं। कैसे आपको पता चला कि यहाँ प्रचार हो रहा है? आप तो लास्ट ईयर थी पॉलिटी में। तो ठीक है, आज का पहला प्रश्न ये है मेरा आपसे, जैसे आज आपने देखा कि बारिश हो रही है, ठीक है। तो मेरा आपसे पहले प्रश्न तो ये है कि वर्षा होती कैसे है? सर बादलों से, ये मुझे पता है, कोई वैज्ञानिक चीज बताइएगा। और बारिश जो है वो किस राज्य में सबसे पहले, भारत के किस राज्य में सबसे पहले एंटर होती है? गलत, गलत जवाब, गलत जवाब। बहुत बेसिक प्रश्न है, आपने अपनी बुद्धि लगाई है कि जो रेन होती है, रेन जैसे आज बारिश हो रही है, ये बारिश का कारण क्या होता है? क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें समझते हैं ना पहले, फिर तो आ ही रहे बच्चे, तब तक आ ही जाएंगे। बेटा एक राज्य है, उसका नाम कभी मत भूलना, जिसका नाम है केरल। क्या नाम है? केरल। याद रखिएगा, थोड़ा सा नक्शे पे समझा देता हूँ, नक्शा इधर सामने है, देखो बेटा, छिपकली ना चलेगा, फिक्स है नीचे, सबसे नीचे ये केरल राज्य होता है बेटा। याद रखिएगा, इस केरल राज्य में मानसून की हवाएं चलती हैं। अब आप कहोगे सर ये मानसून की हवाएं कैसे चलती हैं? तो मैं तुम्हें साइंस पढ़ा दे रहा हूँ अगले 30 सेकंड में, जो नहीं है वो नहीं है। याद रखिएगा, आप जब अपने घर में जाते होंगे और जाते ही किसी कमरे में जब बहुत गर्मी है, पंखा ओपन करते होंगे तो पंखा गर्म हवा फेंकता है। प्रैक्टिकल चीज समझो, होता है। ऐसे ये क्लास बंद पड़ी है, इसमें आप जमीन पे अगर बैठोगे तो जमीन पे तो बैठ के आपको अच्छा लगेगा कि ठंडक है, लेकिन अगर पंखा चलाओगे तो पंखा गर्म हवा फेंकेगा। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विज्ञान का सिद्धांत है कि गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर चली जाती है, ठंडी हवा भारी होती है, नीचे आ जाती है। परंतु ठंडी हवा इस फर्श पे रहेगी, पर ये फर्श सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पे कैसा होगा? गर्म होगा। और गर्म होने के साथ ये ठंडी हवा को किस में परिवर्तित कर देगा? गर्म में। और गर्म हवा का स्थान फर्श की जगह कहाँ है? ऊपर। तो ये हवा नीचे से कहाँ भागेगी? ऊपर। अब दूसरा सिद्धांत सुनो, अचानक ही दूसरे कमरे की या पड़ोस की ठंडी हवा भाग के, क्योंकि कभी भी इस पूरी पृथ्वी के वायुमंडल पर 1 सेकंड के लिए भी हवा ना हो, ऐसा संभव नहीं, तो तुरंत ही ठंडी हवा भाग के इस कमरे के पोर्शन को भरने के लिए आ जाएगी। अब बच्चों, जब एक कमरे से दूसरे कमरे में हवा भाग के आएगी
तो अक्सर यही कारण बन जाता है चक्रवात का, क्योंकि जब हवा बहुत तेज आएगी तो अपने साथ में मकान इमारतें उड़ा देगी, और जब हवा आएगी आने के बाद वो इसको भरेगी तो कई बार ऐसा होता है इसी बीच में तापमान गर्म ठंडा होता है, जिसके कारण बस वर्षा देखने को मिलती है। अब सुनो और बुद्धि की बात, ये जो केरल राज्य की ये सतह पे है, जमीन पे, इसके बगल में कौन सा है बताओ? बंगाल की खाड़ी की अरब की खाड़ी? अरब की। आपको पता होगा कि गुजरात का, मैं आपको बता देता हूँ, समझिएगा ये बहुत छोटी बात है बच्चों। बेटा इस तरफ देखो कौन सा सागर है? अरब सागर। इधर कौन सा सागर है? तो सर इधर है बे ऑफ बंगाल। बात खत्म। अब समझना, ये जो अरब सागर है बेटा, इसके पास है पानी, तो पानी के पास ज़्यादातर कैसी हवाएं चलती होंगी? ठंडी, सर मस्त ठंडी। अब ये जो तुम्हारी केरल की ज़मीन है या पूरे भारत की ज़मीन है, ये गर्म पड़ जाती है, तो जब गर्म बनेगी तो इसके ऊपर से जो हवा है वो भाग जाएगी, तो जो समुद्र है उसकी ठंडी हवाएं बहुत तेज़ी से केरल राज्य की तरफ, गुजरात की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ घुसेंगी, महाराष्ट्र की तरफ। इसी जो हवाएं हैं इनके घुसने के क्रम की वजह से आपको मानसून की हवाएं देखने को मिलती हैं, और ये मानसून की हवाएं केरल से जाके चली जाती हैं कहाँ तक? नॉर्थ ईस्ट तक। सर नॉर्थ ईस्ट मतलब शिलोंग, मेघालय, असम, और इतनी ज़्यादा बरसती हैं कि तुम कहते हो कि माहेश्वरम में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। आप समझे? और ये जो हवाएं चलती हैं बेटा, इनका ये समझिए विभाजन, यहाँ से घुसी यहाँ चली गई, यहाँ से घुसी यहाँ चली गई। सर क्यों? क्योंकि बेटा बीच में ये टकराती है पर्वतों से, पहाड़ों से। अगर ये सीधी सीधी जाती तो राजस्थान में बहुत बारिश होती, लेकिन राजस्थान में पड़ जाता है अरावली पर्वत की श्रृंखला, तो ये हवा को मोड़ देती है, इस वजह से राजस्थान के अंदर इतनी कम वर्षा देखने को मिलती है। बात आई ज्योग्राफी की समझ में कि बारिश क्यों होती है। अब एक मज़ेदार तथ्य और सुनो, ये तो हो गया बारिश का तथ्य। जब यही हवाएं लौट के आती हैं तो तुम्हें यूपी वालों के डबल मजे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये अभी केरल से जाएगी 3 या 4 जून को, तो तुम देखोगे जून जुलाई में खूब बारिश है, वैसे तो मई जून जुलाई, अब ये खूब बारिश कराएगा, लेकिन ये हवाएं उधर से लौट के भी आती हैं ठंड के महीने में, इसीलिए तुम्हारे यूपी के डबल मजे हैं, तुम ठंड में भी बारिश देखने का अनुभव प्राप्त कर लेते हो। हवाएं आई वापस तो भी यूपी में, जाएंगी तो भी यूपी में वापस। आप समझे? ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ मैंने स्पेशल नहीं बताया, बस फर्क इतना है कि आप एनसीईआरटी की किताबों को बड़ा मन से पढ़ें और थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से समझ जाए। ठीक है, चलो तो ज्योग्राफी का डेमो दिया जाएगा। चलो पहला प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, इसका उत्तर दे सभी बच्चे प्यार से। बेटा इंडियन सुपर लीग, हाँ मोहन बागान, अच्छा और कोई? पहले समझ लो ये इंडियन सुपर लीग है क्या, सबसे पहले तो पता होना चाहिए, क्योंकि तुमसे अगर पूछे कि वनडे क्या है तो तुम कहोगे सर क्रिकेट। आईसीसी क्या है? सर क्रिकेट का आयोजन कराता है। T20 क्या है? क्रिकेट में खेला जाता है। लेकिन बेटा याद रखना कि सिर्फ क्रिकेट का ही बोलबाला नहीं है, एक और गेम है जिसको लोग खासा पसंद करते हैं, जिसका नाम है फुटबॉल। क्या नाम है बेटा? इस फुटबॉल की श्रेणी में एक कप ऑर्गेनाइज होता है, इस प्रतियोगिता का नाम क्या है? इंडियन सुपर लीग 2023-24। बेटा देखिए खिताब की बात हो रही है, तो ये किसने जीता है? मोहन बागान। किसने जीता है? मोहन बागान ने। और बेटा अगर ये बात हो जाए कि टाइटल, जैसे मान के चलो इन्होंने तो पूरा खिताब जीत लिया, इसका मतलब ये हो गया इन्हें तो पुरस्कार भी मिल गया, खत्म हो गई बात, ये रहा मोहन बागान। ये पूछ ले सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो भी यही। ये बात याद रखना, फुटबॉल के क्षेत्र में इंडियन सुपर 23-24 का बेहतर खिताब किसने जीता है? मोहन बागान। लिख लो, भूलना मत। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। इसको मिटा वापस, ठीक है, लिखा। और थोड़े से तथ्य हैं वो भी नोट कर लिए। ये देखिए किस खेल में दिया जाता है बेटा? फुटबॉल में। बेटा कौन सी टीम जीती है? मोहन बागान। इस पूरी टीम का नाम है मोहन बागान एसजे। अब कहोगे सर ये एसजे क्या होता है? सुपर जॉइंट, मोहन बागान सुपर जॉइंट। बेटा याद रखिएगा इसके अंदर जो कप है वो पहले मुंबई सिटी जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार ट्विस्ट आ गया, इस बार कौन जीत गया? मोहन बागान। किस खेल में जीता बेटा? फुटबॉल में। क्योंकि ऐसे कब वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में पुरस्कार, पुस्तकें, कौन व्यक्ति मर गया, इसकी जीवनी में बहुत विवाद हो गया, तो इस तरीके के प्रश्न आपके वनडे एग्जाम के अंदर बहुत आते हैं, और ये प्रश्न पीसीएस में भी बनने के लायक है। तो ये प्रश्न के बारे में मुझे आपको थोड़ा सा बताना है, ठीक है, याद रखिएगा। सुपर इंडियन लीग किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कौन जीता? मोहन बागान। सबसे ज्यादा बार कौन जीता? मोहन बागान। कौन सी टीम हार गई? तो बेटा मुंबई सिटी को हरा, ठीक है।
जब आप नोट कर लें तो बताइएगा, मैं प्रश्न बदल दूंगा, फिर अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। आज आपके लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको मज़ा आएगा। कुछ मैं ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो पुराने साल की मैगजीन, यानी पूरे एक साल की मैगजीन के अंदर जो 50-60 प्रश्न है उनका पूरा एक संकलन लाया। बाकी 1-2 बच्चे कहाँ चले गए? प्रिंस गए ना? ठीक है, नहीं, वैसे भी देखो हमेशा याद रखना, ये बच्चे के ऊपर वो क्लास ले या ना ले। मैं अपनी लाइफ में बहुत एग्जाम दे के आगे आया हूँ, तो मुझे बताया कि प्रिंस को आज नहीं तो 4 साल बाद समझ आएगा कि हमारे जैसे लोगों से बात करने के लिए 3000-4000 रुपये दिल्ली में खर्च होते हैं 1 घंटे के। हाँ, मैं मेन मैटर रखता है कि आपको गाइडेंस और शिक्षक के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा जीवन में कोई भी टीचर हो, अच्छे बुरे का महत्व भी नहीं होता, हर टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब हमें पढ़ाने वाले टीचर अच्छे भी थे, खराब भी थे, लेकिन टीचर तो टीचर होता है, तब तो थोड़ी बदल लो। तो खैर ये अपनी चॉइस है बेटा, जिसको पढ़ने में आनंद आ रहा है वो पढ़े, कोई इशू नहीं। याद रखिएगा मोहन बागान ने जीता, लेकिन ये कब शुरू कब किया गया था? तो इसके आगे लिख लीजिए बेटा, ये 2014 में शुरू करा गया था। इसमें इस बार कितनी टीमों ने भागीदारी ली है? 12 टीमों। ये कब शुरू करा गया था? तो जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी 2014, ठीक है, 2014। और बेटा कुल कितने क्लब शामिल थे? 12, ठीक है। आयोजन सितंबर से मई तक, यानी ये खेल का आयोजन करा गया सितंबर 2023 से और खत्म कब तक हुए? तो मई 2024 में। इस बार इस खेल का कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था? तो खुद दिमाग लगाओ, जो खेल 2014 से प्रतिवर्ष खेला जा रहा है वो कितने सालों से चल रहा है? 10 सालों से। तो इस बार उसका कौन सा एडिशन, संस्करण होगा? 10वां। तो बेटा कौन सा एडिशन था? 10वां। दसवां संस्करण जब लिख लें तो बताइएगा, फिर चेंज कर देंगे, ठीक है। किस खेल से संबंधित है ये मत भूलिएगा किसी भी कीमत पर। फुटबॉल, क्योंकि इंडियन सुपर लीग चल रहा है तो इसको लिख के आ जाएगा ISL। तो याद रखना IPL इंडियन प्रीमियर लीग होता है क्रिकेट का, इंडियन सुपर लीग ISL किससे होता है? फुटबॉल, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, अगला प्रश्न प्रयास करें इसका उत्तर देने का। ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा आसान प्रश्न है। हाँ, हाल ही में किसने यूनिसेफ, किसे? अच्छा, बच्चे उत्तर दे रहे हैं कि सर करीना जी को बना दिया सैफ अली खान जी की बहू जो है, सैफ अली खान, करीना कपूर खान। अब बेटा समझिएगा ये होता क्या है, जरा ये बताओ, यूनिसेफ क्या होता है? हाँ भाई, तो तुम्हें एक घटना बता दे रहा हूँ। इस पृथ्वी पर विनाशकारी 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। कभी नहीं भूलोगे यूनिसेफ के बारे में, मैं लिखता चलता हूँ। ये कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918। सर ये कब हुआ था? 1939 से 1945 में। बेटा इन दोनों विश्व युद्धों में 60 से 70 लाख लोगों की भी स्थापना हो गई। मतलब किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी वाइफ का हस्बैंड मर गया, किसी माँ का बेटा मर गया, कितने फौजी मर गए। तो बेटा हुआ ये कि इन 2 विश्व युद्धों की वजह से जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था, उनके यहाँ जो भी समस्याएं थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई। तो अमेरिका आगे आया। अमेरिका ने ये कहा कि मैं फिर से जितने देश हैं उन देशों को दोबारा से उठा करके पुनः निर्माण करूंगा, पुनः ठीक करूंगा। तो बेटा इसने देशों पर ध्यान देने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या था? यूनिसेफ। ये किसके अधीन काम करती है? संयुक्त राष्ट्र। किसके अधीन काम करती है? संयुक्त राष्ट्र। इसका यूनिसेफ का काम होता है कि ये देशों में जाने माने लोगों को किसी ना किसी तरीके से अपने साथ जोड़ के उनसे प्रचार प्रसार कराएं। तो हाल ही में यूनिसेफ ने किसको अपना एम्बेसडर बनाया? करीना कपूर। वो काम क्या करेंगे? बच्चों के लिए, जो बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे, भूखमरी से पीड़ित हैं, जिन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, जैसे उदाहरण दे दे रहा हूँ अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर स्थिति बहुत खराब है। अभी इजराइल यूक्रेन का युद्ध हुआ, यूक्रेन के अंदर खाने के लाले पड़ गए थे। अभी इस समय ईरान के पास जो गाजा पट्टी है, आ जाओ बच्चों जल्दी आ जाओ। लेट कैसे हो गए? कहाँ चले गए थे? अच्छा तो ठीक है, आ जाइए। तो समझिएगा, तो बेटा गाजा पट्टी या जिस भी देश में बच्चों के साथ में उनकी पढ़ाई संबंधी ये सारी समस्याएं आती हैं, तो इन सब चिंताओं पर बैठ के देशों के अंदर
दोबारा से बच्चों की शिक्षा पे कौन बात करता है? यूनिसेफ। ऐसे में इंडिया से किसको बनाया है इसका एम्बेसडर? करीना कपूर का, याद रखिएगा, ठीक है। यूनिसेफ किसकी शाखा है? संयुक्त राष्ट्र की। अब बताइए फटाफट से, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का बेटा हेड ऑफिस कहाँ है? हेडक्वार्टर? हाँ कहाँ है? वेयर इज ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन? अच्छा, यूनिसेफ का ऑफिस भी बता दो तो लिख लेना, इसका ऑफिस है पेरिस में और इसका ऑफिस है जेनेवा में, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसका नीचे ऑफिस कहाँ है? पेरिस, फ्रांस, ठीक है, यूनिसेफ का। संयुक्त राष्ट्र में भारत कब ज्वाइन किया था जरा बताइए? मैंने बताया था 30 अक्टूबर को भारत ने ज्वाइन करा था। संयुक्त राष्ट्र को भारत ने कब ज्वाइन करा था? 30 अक्टूबर को। ठीक है, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, ये लिख लीजिए। दिख रहा है हमारा या नहीं आ रहा? इधर वाला, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? करीना कपूर। लिख लीजिए, वरना अगली स्लाइड में भी लिखा होगा, आपको वैसे भी दिख जाएगा, कोई इशू नहीं, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, करीना कपूर को तो सभी जानते हैं, जो नहीं जानते देख लीजिए। तो बेटा याद रखिएगा, यूनिसेफ की स्थापना का भी लिख लीजिए कि जो यूनिसेफ हुआ था संयुक्त राष्ट्र के अधीन, वो कब बना? जैसे यूएन तो आपको पता चल गया 24 अक्टूबर 1945, लेकिन ये यूनिसेफ कब बना था? तो ये 11 दिसंबर 1946 को। इसका ऑफिस है पेरिस, पेरिस का है फ्रांस, फ्रांस का न्यूयॉर्क। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। चलिए लिखने बताइएगा, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको भी लगाई लो साथ, ठीक है। चलो बढ़े आगे। तो याद रखिएगा, इनका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड को लेकर के प्रमोशन करना है। ये बड़ा प्यारा प्रश्न, बताओ भाई। बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर ये 2 कप जो है वो किस देश ने जीते हैं? पहली बात तो मैं बता दूं, जो थॉमस कप है वो पुरुषों को मिलता है और जो कुबेर कप है वो बेटा महिलाओं की श्रेणी में होता है। आपको बताना है किस देश ने ये दोनों श्रेणी में कप जीत लिए और कौन से देश को हरा दिया? चाइना ने जीते, बिल्कुल ठीक। किस देश को हराया है? हाँ भाई बताओ। इन्होंने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है कि ये जो थॉमस कप है ये पुरुषों से संबंधित है, ये महिलाओं से संबंधित है। लेकिन याद रखिएगा, इस कप को दोनों को किसने जीता है? चाइना ने। किसको हराया है? तो इंडोनेशिया। ये ध्यान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये बैडमिंटन प्रतियोगिता में दिए जाने वाले कप हैं। वैसे तो बैडमिंटन प्रतियोगिता में और भी कप होते हैं, लेकिन थॉमस और कुबेर कप का काफी नाम है बैडमिंटन की श्रेणी में, ये याद रखिएगा। अगले पन्ने पे डिटेल लिखी होगी सारी, मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। ये लिख लो ये किस तरीके से, ठीक है, सारा लिखा हुआ। थॉमस कप किसको दिया जाता है? पुरुषों को। कुबेर कप फीमेल को। किस खेल में? बैडमिंटन में। इसमें जीता कौन है? चाइना। किसको हराया? इंडोनेशिया को। और ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये किस देश में हुआ था? तो देश का नाम है चाइना। कहाँ हुआ था? चाइना। लिख लो आराम से। कितने लोग चले गए? 2। एक प्लेस चला गया और कौन गया? एक ही गया। तो बेटा लिख लिया। विनर कौन है? चाइना। रनर कौन है? इंडोनेशिया। कहाँ हुए थे ये सब?
चाइना के अंदर। याद रखिएगा, थॉमस कप, उबेर कप। इंडिया के 2 खिलाड़ियों के नाम बताओ जो बैडमिंटन खेलते हैं, जो भी ध्यान करके बताओ। इंडिया में कोई भी 2 बैडमिंटन के खिलाड़ियों के नाम बताएं बच्चों। एक तो पाकिस्तान चलेगी शादी करके, लेकिन फिर भी इंडिया के लिए। अच्छा, सानिया नेहवाल चलेगी शादी करके। सानिया नेहवाल खिलाड़ी ठीक बताएं, लेकिन सानिया मिर्जा चली गई, समझ रहे हो? तो एक सानिया मिर्जा और एक साइना नेहवाल, ठीक है। साइना नेहवाल नाम, वो भी अच्छी खिलाड़ी है। अभी हाल फिलहाल में बेटा बैडमिंटन के अंदर कोई खिलाड़ी ऐसी है जो चल रही है चर्चा में, और भारत से, हाँ सिंधु है। अच्छा, क्या खेलती है? टेनिस या बैडमिंटन? याद रखना, कंफ्यूज मत होना, पीवी सिंधु इज नॉट फॉर बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए आपको पता होना चाहिए कि दीपिका पादुकोण जो एक्ट्रेस है, उसके पापा जाने माने बैडमिंटन के प्लेयर थे अपने टाइम में, लेकिन अब तो वो नहीं खेलते, मतलब रिटायर हो गए वो बैडमिंटन। हाँ अच्छा, इनको पेपर दो। चलो भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए थोड़ी सी और जानकारी। थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी बेटा? तो लिख लीजिए, ये जो थॉमस कप शुरू हुआ था, ये थॉमस कप की शुरुआत 1949 में हुई थी, और इस बार इसका 33वां अध्याय था। 33वां कौन सा अध्याय था इसका? 33वां। उबेर कप की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में, और कौन सा अध्याय था इस बार? 30वां। चाइना दोनों में जीता, ये बड़ी बात है। चाहे लोग ये भी कह रहे हैं चाइना के यहाँ ही हुआ था, तो चाइना का जीतना तो लाजमी है। थॉमस कप और उबेर कप, याद रखिएगा कपों के नाम। याद रखिएगा किसको हराया है? इंडोनेशिया को। किसने हराया है? चीन। दोनों कपों, ठीक है, याद रखिए। सबसे ज्यादा बार जीतने वाला भी चीन हो चुका है दोनों को। चाइना सबसे ज्यादा बार जीत चुका है, ये मैक्सिमम। चाइना या तो काम करेगा नहीं, काम करेगा तो ढंग से ही करेगा। लिख लिया, ऐसी लाइन खींच करके इसको बनाते चलिएगा, ठीक है। जरूरी ये होता है कि लिखने से प्रैक्टिस में आता है, और फिर आप दिन भर में अगर A4 के 5-6 पन्ने नहीं लिख रहे घर पे, तो इसका मतलब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इससे तुम्हें मजा आएगा। बताओ। हाँ, तो भाई आप में से जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने कभी ये गाना सुना है, ले चलें तुझको तारों के शहर में, तो भैया वो संभव हो गया। वो इसलिए संभव हो गया है क्योंकि एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर जिसने तुम्हें चांद, सितारों, नक्षत्र का लाइव टेलीकास्ट अनुभव देने के लिए अपने राज्य के अंदर कैंप लगाना शुरू कर दिए। आप उस कैंप में जाइए, कुछ पैसे दीजिए, ये रात को आपको रुकवाएंगे और बढ़िया टेलीस्कोप की मदद से आपको पूरा खगोलीय अनुभव कराएंगे कि जैसे ऊपर आपको चांद, सितारे सब चीज दिख रहे हैं। तो ऐसा सबसे पहली बार खगोलीय अनुभव देने के लिए किस राज्य ने एक प्रोग्राम शुरू करा है जिसका नाम है नक्षत्र सभा? क्या नाम है? नक्षत्र सभा। किस राज्य ने शुरू करा है? नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बेटा इसका वेरी गुड, याद रखिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, उत्तराखंड ने शुरू करा है, और इसके अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा कि उत्तराखंड के अंदर बेटा सरकार की अपनी एक एजेंसी होती है। जैसे आपकी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है, ऐसे ही बेटा क्या होता है, उत्तराखंड के अंदर होता है पर्यटन विभाग, जो टूरिज्म देखता है। तो इसको किसने डेवलप करा है? इसको उत्तराखंड के पर्यटन विकास ने डेवलप करा है। साथ में एक और स्टार्टअप कंपनी है। स्टार्टअप समझते हो? स्टार्टअप पता है क्या होता है? आपने अपना एक नया बिजनेस खोल लिया, उसी को स्टार्टअप कहते हैं। तो बेटा ऐसे में प्राइवेट संस्था है जिसका नाम है स्टार स्कैप। तो प्रश्न ये बनेगा, नक्षत्र सभा उत्तराखंड के अंदर किन दो एजेंसियों ने मिलकर शुरू करवाया? तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और उसके साथ में स्टार स्कैप। ये क्या प्रदान करेगा? तो सही खगोलीय अनुभव प्रदान करेगा।
चांद सितारे प्लेनेट सब दिखेंगे हमें सर एक ही जगह। सर आपको नहीं पता, वो तो हमें वैसे भी दिखता रहता है क्यों वीडियो कॉल समझ जाते थे। तो भैया अब असली चांद का एक्सपीरियंस करें, झूठे वीडियो कॉल की झांसों में ना आए, चंद में जाए, है ना। किसने शुरू करा? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने, और उसके साथ में कौन है? स्टार इसके क्या चीज क्या चीज क्वेश्चन नोट करना, कर लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, याद रखिए इसका नाम है नक्षत्र सभा। ये लिखा है नक्षत्र सभा नामक खगोल पर्यटन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो आपको इतना लिखना है, अगर आपको इस प्रश्न को बनाना हो तो आपको बस इतना नोट करना है, नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन और डैश लगा के उत्तराखंड। उत्तराखंड लिख लेना, वरना पता चला तुम यूनाइटेड किंगडम पे टिक मारा हो एग्जाम में, ब्रिटेन। किस तरीके का अनुभव मिलेगा? तारे दिखेंगे, ग्रह दिखेंगे। उत्तराखंड में अगर आप में से कोई प्लेन पे बैठना चाहे और बहुत कम दूरी तय करके बहुत सस्ते में बैठना चाहे तो 1000 रुपए की यात्रा भी उत्तराखंड में उपलब्ध है। वो आपको लोकल यहाँ से लेकर के जैसे पीलीभीत तक इतनी दूर लेके जाएंगे, वापस छोड़ेंगे सिर्फ 1000 रुपये। ये भी सिस्टम है, इसे लोकल एरोप्लेन में। बड़ा अच्छा लगता है। मैंने यूट्यूब पे देखा तो रिसर्च करी कि हाँ ऐसा होता है। बेटा साइन अटेंडेंस सबकी होगी, तो ऐसी चीजें भी उत्तराखंड ही करता है। अच्छा दूसरी बात है, उत्तराखंड राज्य के बारे में बात कर लें। उत्तराखंड के अंदर नैनीताल, पहले आपको पता होगा कि नैनीताल और ये जो उत्तराखंड है जो आज आप कहते हो, ये कुछ नहीं था, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। आपके पापा नैनीताल जमीन ले लेते, उत्तर प्रदेश को म्यूनसिपैलिटी को टैक्स देते। कैसे? एग्जैक्टली 8 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक समस्याओं को देखते हुए कि बहुत ज़्यादा एरिया पड़ रहा है, इसको काट करके 75 और 13 में बांट दिया। सर 75 और 13 मतलब यूपी में कितने जिले हैं? 75। सर जिले का मतलब बेटा बरेली, पीलीभीत, बदायूं, लखीमपुर, ये जिले होते हैं। कितने जिले हैं यूपी में? 75, 75। लेकिन उत्तराखंड में कितने जिले? मात्र 13। कितने? मात्र 13। तो कब बना दिया? 8 नवंबर 2000 में। ठीक है, ये याद है। बढ़े आगे बढ़े, चलिए बेटा बस ये पढ़ लीजिए, लिखना नहीं है आज, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या कहना चाहता है। पहाड़ी इलाकों पर पढ़ लीजिए, पहाड़ी इलाकों पर कैंप लगाकर जागरूकता पैदा की जा सके एवं खगोलीय अनुभव प्रदान करना। क्या नाम है इसका? नक्षत्र सभा कार्यक्रम। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। ये नोट नहीं करना है, स्लाइड मिल जाएगी, जो नोट करना है मैं बता रहा हूँ। चलो महिलाएं देखते हैं, इसका उत्तर सिर्फ महिलाएं देंगी, पुरुष शांत रहें। और फिर भी कोई आंतरिक महिला बैठी हो तो चीखना पड़े तुम्हारे। चलो, नमा महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन भविष्य में कहाँ होने वाला है? किसने बोला बांग्लादेश? तो हमारा ये पढ़ा था नहीं? पढ़ा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्ची ने ठीक आंसर दिया बेटा, बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ होने वाला है? बांग्लादेश। बस ये जानकारी लिख लो जो है बेटा। बांग्लादेश के अंदर किसकी सरकार है? तो सर शेख हसीना जी की, शेख हसीना जी की। आगे शेख हसीना जो है, बताओ बांग्लादेश से भारत के संबंध कैसे हैं? बताए किसी को? अच्छा बांग्लादेश कब बना था? बताए किसी को? नहीं पता? नहीं, 76 से पहले। इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी लगने से पहले बना था। और इंदिरा गांधी जी थी, एक पिक्चर भी आई थी जिसमें अभी काम करा है कैटरीना के पति ने, क्या नाम है उसका? विक्की कौशल। तो विक्की कौशल की पिक्चर आई है मानिक शॉ। मानिक शॉ पिक्चर देखने से तुम्हें अच्छे से पता चलेगा, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी तुम्हें बता देता हूँ, उसमें मजा आ जाएगा। पहले ये लिख लो बेटा, कब होने वाला है महिलाओं का T20? और आपको पता होना चाहिए महिलाओं टीम का कप्तान कौन है, फीमेल टीम का कप्तान कौन है इंडिया में, वनडे का, टेस्ट का या फिर 2020 का महिलाओं की टीम का कप्तान कौन है। अब आपको ये तो पता चल चुका होगा इंडिया की टीम बन गई है, इंडिया की टीम का कप्तान रोहित शर्मा हो गया, ये भी पता होगा। जरा महिलाओं का बताइए कि महिलाओं की टीम की कप्तान कौन है। उनका नाम है हरमनप्रीत कौर, लिखा है आगे, समझिएगा। पहले नोट कर लीजिए
कि महिलाओं के लिए बांग्लादेश जाना पड़ेगा, जो क्रिकेट टीम है उन्हें। आपको नहीं, डरिए नहीं बेटा। कब जाना है? 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक वहाँ क्या होने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय T20 महिलाओं का वर्ल्ड कप। ठीक, याद रखना। तो सर ये कितने दिन चलेगा? 3 अक्टूबर से 20 यानी 17-18 दिन। सर कितनी टीमें जा रही हैं? 10। कब से ये मैच शुरू हुए बेटा? 2009 से। इनको कराता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। समझ आ रहा है बच्चों? इधर क्या सोच रही बिटिया की बात? कुछ नहीं समझ आ रहा? पूछ लो, टेंशन ना, हेजिटेशन दूर होना चाहिए। बांग्लादेश जाएगी इंडिया की क्रिकेट टीम। जैसे पुरुषों में तो ये सब पागल नहीं रहते, और ये लोग तो जो भी ऐसे हमारे 10 रुपये लगा दो, 20 रुपये लगा दो, निकल लेते हैं सामने। घर में तुम लोग नहीं लगाते क्या बैठी? अरे मैं तो अपने छोटे भाई से सट्टा लगा लेता हूँ 10 रुपये का। ये भैया लोग अगर टीम जीत गई तो 20 दे देना, वरना 10 तो चले ही गए। इतना तो जायज़ है, इतना तो तुम कर सकते हो। लेकिन जानकारी के लिए बताता हूँ कि भारत में बैटिंग अवैध है, इलीगल है। अगर कोई ऐसी बैटिंग करता है 10 का 100 करता है, 10 का 20, तो उसे जेल जाना पड़ जाएगा। तो जरा ध्यान रखना, अपने भैया से लगाना, लेकिन पुलिस को फोन मत कर देना बैटिंग लगा रहा है। तो समझिएगा, महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम खेलने जाएगी बांग्लादेश में। किस देश में जाएगी? बांग्लादेश। मेरा प्रश्न आपसे ये है बेटा कि बांग्लादेश कैसे बना? बड़ा प्यारी स्टोरी, पता है किसी को? हाँ भाई, कोई बता सकता है कि बांग्लादेश कैसे बना? थोड़ा बहुत दिमाग हो, बांग्लादेश को लेकर के कुछ याद हो? चलो मैं तुम्हें बांग्लादेश की स्टोरी में सिर्फ 2 से 3 मिनट में कंक्लूड करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? उसके लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी इंडिया के नक्शे की। मैं इसलिए इंडिया का मैप भी दिखा देता हूँ, ठीक है? चलो बेटा, याद रखना। अब तुम्हें जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगे कि सर ये क्या बता रहे हो। कभी भी 14 अगस्त 1947 को एक पाकिस्तान नहीं बना था, 2 पाकिस्तान बने थे। अब बच्चे कहेंगे सर 2 पाकिस्तान बने थे, हमारे पापा ने तो बताया था 1 पाकिस्तान बना था। तो बेटा आधा तुम्हारा भारत तो पाकिस्तानी ले नहीं पाए, लेकिन बुद्धि देखो कितनी तगड़ी लगाई। बोले हमें ये वाला हिस्सा दे दो, ये वाला हिस्सा। इसको बोला जाता था उस समय पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बोलते थे? पश्चिमी। ये नहीं पता हो तो बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हें मजा आ जाएगा। एक पाकिस्तान इसको बनाया गया था जिसे वर्तमान समय में बांग्लादेश कहते हो। तो फिर सर ये बांग्लादेश कैसे बना? बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले तुम अगर इंडिया के नक्शे को देखो तो बुद्धि लगाओ कि अगर तुम्हारे पूरे भारत को देखो, जैसे ये मैप में पूरा भारत था, क्या दिमाग लगाया था पाकिस्तान वालों ने कि हम यहाँ पे कब्जा करके यहाँ से काट देंगे, आधा इंडिया हमारा हो जाएगा, आधा इंडिया इन्हें दे देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इस वाले इंडिया के रीजन में हिमालय भी मिल जाते, जम्मू कश्मीर भी मिल जाता, सियाचिन भी मिल जाता, तिब्बत का क्षेत्र भी आ जाता। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, याद रखिएगा। समस्या क्या हुई थी? तो बेटा लो मैं तुम्हें दुखद स्टोरी सुनाई देता हूँ, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान कितना मक्कार था। अब सुनिएगा, इस वाले हिस्से में रहते थे मुसलमान, कौन सी श्रेणी के? बंगाली। कौन से मुसलमान रहते थे? बंगाली मुसलमान। ध्यान से सुनना बेटा, इधर कौन से रहते थे? तो इधर लिखना पंजाबी मुसलमान। कौन से? अब ये जो पंजाबी मुसलमान थे, ये थे लंबे चौड़े। आपने देखा होगा इनके अंदर क्या होता है कि ये खुद को कहते हैं खान है, पठान है। तो बेटा ये जो पठान वाले मुसलमान थे, ये लंबे चौड़े थे। एकदम वो स्टोरी बता रहा हूँ जो किताबों में लिखी है, ध्यान से सुनना। इधर के पाकिस्तान वाले इस पाकिस्तान के लोगों पे बड़ा जुल्म करते थे। ये थे बंगाली मुसलमान। बंगाली नॉर्मल हाइट के, थोड़े छोटे, डार्क कॉम्प्लेक्शन के, रंग उनका डार्क होता था। ये उनके साथ बड़ा बदतमीजी और बड़ा अभद्रता करते थे, आए दिन परेशान करते थे। हुआ ये बेटा कि पाकिस्तान के अंदर चुनाव हुए, और पाकिस्तान में जब 313 सीटों के चुनाव हुए तो 200 सीटें जीत गया यहाँ वाला मुसलमान। उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? अब पाकिस्तान के तो रातों तले जो है भैया नींद ना है। पाकिस्तान ने ये सोचा कि हम पे इधर वाले पाकिस्तान और इधर वाले पाकिस्तान का मिला के एक ही प्रधानमंत्री बनता। बात आई समझ में? मतलब दोनों पाकिस्तान का प्रधानमंत्री एक ही होता था, राष्ट्रपति एक ही होता था। तो इधर वाले पाकिस्तान वाले जो है उनकी तो दिमाग खराब। बोले यार हम पंजाबी लोगों पे, हम पक्के मुसलमान लोगों पे, हम लंबे चौड़े भैया खान लोगों पे, पठान लोगों पे, ये नन्हे नन्हे बौने लोग जो है वो राज करेंगे, यही तर्क था। तो बेटा हुआ ये कि इन लोगों ने इन पे अत्याचार करना शुरू कर दिया और धमकी दे दी कि हम तुम्हारे साथ कर देंगे युद्ध। ये कब की बात है? ये बात है 1971 की। अब बेटा ध्यान से सुनना, इंडिया भी कम बड़ा वाला नहीं है। इंडिया ने क्या करा, इस बांग्लादेश के पास में एक राज्य लगा हुआ है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर इंडिया ने बांग्लादेश, क्योंकि
इंदिरा गांधी जी जो है उन्हें दो चीजें दिखाई दी कि एक तो पाकिस्तान भविष्य में आधा इंडिया काट के ले जाएगा, और दूसरी बात पाकिस्तान को भी तो कमजोर करना होगा, क्योंकि बेटा इंडिया में आतंकी गतिविधि बड़ा तेजी से बढ़ रही थी। सोचो तुम, इधर से भी आतंकवादी आ रहे थे, इधर से भी आतंकवादी आ रहे थे, समस्या थी नहीं थी, और दिल्ली तो बेचारा बीच में घिरा हुआ था। तो इंदिरा गांधी ने दिमाग लगाया। इंदिरा गांधी ने क्या करा, पश्चिम बंगाल में एक ऑफिस खुलवाया और बांग्लादेश के अंदर एक सेना तैयार करवाई जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। कौन सी सेना तैयार करवाई? मुक्ति वाहिनी। अभी जो मुक्ति वाहिनी सेना है ये बांग्लादेश के अंदर लोगों के बीच में जाके मिक्स हो गई। उसने कहा कि तेजी से विकास करो, तो बांग्लादेश ने भी इस लोकल आर्मी को बड़ा अच्छे से डेवलप करा। हुआ ये, जब चुनाव हुआ तो इधर वाले बंगाली मुसलमान शेख मुजीबुर रहमान को ये प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते थे। पाकिस्तान ने धमकी दी कि या तो चुपचाप त्याग पत्र दे दो, खत्म कर दो अपने आप को, वरना हम तुम्हारे ऊपर कर देंगे युद्ध। इसी बीच में इंडिया कि सैम मैनेकशॉ की एंट्री होती। तुम कहोगे सैम मैनेकशॉ कहाँ है? तो बेटा भारत के अंदर आर्मी के जो प्रमुख होते हैं, जैसे नौसेना के प्रमुख हो गए, आपको पता है वायुसेना के प्रमुख हो गए, ऐसी इंडिया के आर्मी के प्रमुख थे, उन्हीं का नाम था बेटा सैम मैनेकशॉ। क्या नाम था? सैम मैनेकशॉ। तो इंदिरा गांधी जी ने इन्हें फोन करके बुलाया कि भाई ऑफिस में आ जाओ। बोले देखो सैम, मैं चाहती हूँ मदद करना किसकी? इन वाले लोगों। क्यों? क्योंकि एक हमारा कनेक्शन बना हुआ था। पश्चिम बंगाल के अंदर भी बंगाली रहते हैं, बिहार के अंदर भी बंगाली मिलेंगे, उड़ीसा में भी बंगाली मिलेंगे, और आसपास के क्षेत्र में बंगाली मिलेंगे, आंध्र प्रदेश तक। तो बेटा इंदिरा जी ने ये कहा कि एक तो इनके ऊपर जुल्म होता है, हमें कुछ भी करके इन लोगों को सुरक्षित बचाना है, क्योंकि अगर इधर वाले पाकिस्तान ने इन लोगों के साथ में बर्बरता करी तो मामला बढ़ जाएगा। तो सैम मैनेकशॉ ने पता है क्या किया था, जिसकी वजह से याद रखते हैं, सुनो ध्यान से। सैम मैनेकशॉ ने कहा कि यहाँ से, सुनना ध्यान से, 3 फ्रंट है इंडिया के। 3 फ्रंट का मतलब फ्रंट 1, उन्होंने कहा यहाँ से पाकिस्तानी घुसेंगे हम रोक लेंगे। फ्रंट 2, यहाँ से इंडिया में घुसेंगे हम रोक लेंगे, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान के दोस्त चाइना ने अगर पाकिस्तान की मदद कर दी तो हम नहीं रोक पाएंगे। तो मैडम ने कहा क्या करें? तो बेटा 1971 में इसीलिए हमने रशिया की मदद ली थी। किसकी मदद ली थी? रशिया की। तब से हमारे संबंध रशिया से आज तक कभी खराब नहीं हुए। बात आई समझ में? आप सुनो इंटरेस्टिंग स्टोरी। पाकिस्तान इतना नालायक, इधर वाले पाकिस्तान ने इधर वाले पाकिस्तानियों पे हमला बोल दिया अपनी आर्मी, और ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। इन पंजाबी मुसलमानों का डायलॉग क्या था कि इतने बलात्कार करो कि बंगाली मुसलमानों की जो महिलाएं हैं वो नस्ल ही बदल जाए, पंजाबी मुसलमानों को जन्म दे। ये ऑन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट था न्यूज़ मीडिया के अंदर। तो बेटा जब ऐसे स्टेटमेंट आते तो सोचो कि किस तरीके की पाकिस्तानी विचारधारा होगी। इंडिया वालों ने तुरंत इनका साथ दिया, इंडियन आर्मी तैयार हो गई, और तुम्हें जान के ताज्जुब होगा, इंडियन आर्मी ने 4 दिसंबर 1971 को इनके कम से कम 35,000 फौजियों से सरेंडर करवा दिया। इंडिया ने सिर्फ 3 जहाज भेजे, निगट, निपट और वीर। ये तीनों जहाज यहाँ पे लैंड करते हैं। इनका जो बंदरगाह होता है, बंदरगाह कराची, इस कराची बंदरगाह पे बढ़िया तरीके से विस्फोट करते हैं। जैसे ही विस्फोट होता है तो बंदरगाह के पास में मैंने बताया था कि तेल निकालते हैं, तो तेल निकालने का वहाँ से काम करते थे। जब इनकी तेल की कमर टूट गई तो पाकिस्तान घबराया कि यार हमारे पास तो तेल है नहीं, टैंक कैसे चलाएंगे, जहाज कैसे चलाएंगे। तो पाकिस्तानियों ने सरेंडर करा। तब जाके निर्णय हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान जो इधर वाला है बेटा, ये ईस्ट पाकिस्तान से पूरी तरीके से इनसे खत्म हो गए सारे संबंध, और मुबारक को 4 दिसंबर 1971 को बन गया बांग्लादेश। इसीलिए याद रखना, बांग्लादेश और भारत के संबंध क्यों? क्योंकि जब इधर वाले पंजाबी मुसलमानों ने अटैक करा था तो उस समय जो शेख हसीना, जो इस समय वहाँ की है प्राइम मिनिस्टर, बेटा शेख हसीना विदेश में थी। इनके पापा को पकड़ लिया था शेख मुजीबुर रहमान को, और उन्हें मरवा दिया, उनकी हत्या हो गई। तो बेटा जब ये भाग के आई तो भारत ने शेख हसीना को शरण दी। आप समझे रिश्ते क्यों मैं? तो ये बात समझ में आई। 2 पाकिस्तान बने थे, तो दोनों पाकिस्तान में से कितने पाकिस्तान रह गए? सर ये वाला रह गया पश्चिमी वाला। इधर जो पूर्वी वाला था उसे खत्म करके क्या बना दिया गया? बांग्लादेश। उस बांग्लादेश से हमारे रिश्ते आज भी कितने अच्छे हैं सर? बहुत अच्छे। ठीक है, ये पूरा लेक्चर है, लेकिन अभी तुम्हें शॉर्ट में समझाया मैंने ताकि तुम्हारी मेमोरी में कुछ चीज़ें बैठ जाएं। तो देखिए ये रही शेख हसीना, ये उन्हीं की पुत्री है शेख मुजीबुर रहमान की, जो किसी ज़माने में चुनाव जीत के पीएम बनने वाले थे, परंतु इधर के पाकिस्तान ने युद्ध करके उनकी हत्या कर दी। ये उन्हीं की बेटी है। तो सोचिए इंडिया कितनी मदद करी। क्या ये कभी इंडिया के खिलाफ होंगी? कभी नहीं होंगी। इसलिए बेटा बांग्लादेश हमारा पड़ोसी होने के साथ साथ हमारी बहुत मदद करता है, हमेशा तैयार रहता है। ये बात आई समझ में? इसलिए हम बांग्लादेश तक रोड बिछा रहे हैं, ट्रेनें भी डाल रहे हैं। बांग्लादेश को हमने अभी हाल ही में बहुत सारे पैसे भी
आर्थिक मदद भी करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। चलो बांग्लादेश की स्टोरी समझ गए। बांग्लादेश कब बना था? 4 दिसंबर 1971 को। और याद रखना 4 दिसंबर 1971 को ही मनाया जाता है नौसेना दिवस। क्यों? क्योंकि हमारे तीनों जहाजों ने जाकर के उनका कराची बंदर का विस्फोट कर दिया, तो उसी के सम्मान में क्या मनाया जाता है 4 दिसंबर 1971 को नौसेना दिवस। आप समझे, हर चीज़ की डेट की एक रेलिवेंसी है, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए तुम्हें ज़्यादा फोकस होना होगा। मैं तो कम शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा सरलीकरण करके, लेकिन आपको भी एक्स्ट्रा घर पे रिवीजन करते रहना होगा। आज जाके देखना कि कैसे पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के होते हुए भी बांग्लादेश बना। कोई भी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि जो सर कह रहे थे उस चीज़ को क्या सर कहना चाह रहे थे। आज वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। चलो ये लिख लिया, इसके बाद आ जाइए। हमारी भारतीय महिलाओं की कप्तान कौन है? मैंने अभी बताया, क्या नाम है उनका? हरमनप्रीत कौर। बेटा ये T20 कप्तान भी हैं, वनडे कप्तान भी हैं, टेस्ट कप्तान भी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। बड़े अच्छे बॉलर हैं बेटा। आप तो खैर महिलाओं की टीम को प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या नाम है इनका? रमेश पवार। इतना लिख लीजिए कि महिलाओं की क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। बेटा कोच कौन है? रमेश पवार। हर चीज के पीछे स्टोरी होती है। जितना स्टोरी आप बेटा आप इतना अगर डीप पढ़ जाओ साल भर, तो आप बीसीएस के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि बीसीएस मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है कि बांग्लादेश से संबंध कैसे हैं, तो आप मैंने ये जो पूरी बात बताई उसमें लिखते हुए लेके आओगे, आपका मेंस तैयार हो जाएगा। इंटरव्यू में पूछेंगे कि आपको क्या लगता है बांग्लादेश से संबंध कैसे, तब आप बता दोगे बांग्लादेश से संबंध कभी खराब नहीं हो सकते, हमने तो बांग्लादेश की स्थापना दिवस ही मनवाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ो, नाम के वनडे एग्जाम है, नॉलेज इतनी रखो कि तुमसे आईएएस वाला भी घबराए, 2 फुट पीछे हट जाए कि यार वनडे की तैयारी कर रहा है कि क्या है, इसको तो सब कुछ पता है। तथ्य की मशीन मत बनो, कंसेप्ट जानो। जैसे मानसून कैसे आता है याद रखोगे, गर्म हवाएं ऊपर। अब तुम कभी भी अपने घर पे चले जाना, जब भी पंखा बोलोगे गर्म हवा आएगी, समझ जाना सर का सिद्धांत की गर्म हवा हमेशा ऊपर ही जाती है, ठंडी हवा नीचे मिलेगी आपको। इसलिए फर्श पे सो जाया करो रात। चलो ठीक है, याद रखना। ऐसे बहुत से कंसेप्ट हैं, जो भी हमारी क्लासें बची हैं उसमें हम ऐसे कई कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है बेटा। विश्व एथलेटिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिन बच्चों ने ये उत्तर दिया बेटा बिल्कुल अच्छा उत्तर दिया, 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स। बेटा एथलेटिक्स क्या है तो समझिएगा। तुम लोगों ने देखा होगा कुछ लोग अपने आप को इसे आड़ा तिरछा मोड़ लेते हैं और बहुत बढ़िया 3 बार गुलाटी खा के फिर खड़े हो जाते हैं, तो वो एथलेटिक्स होते हैं, ठीक है। एथलेटिक्स का मतलब ये भी है कि स्पोर्ट्स कैटेगरी होता है, और मेरी समझ से सबसे जटिल होता है, क्योंकि इसमें बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चाहिए। अब क्या होता है कि तुम अपने घर के अंदर अगर नीचे कुछ उठाने के लिए आओ तो तुम्हारे घुटनों में दर्द हो जाता है, दादी वाली फीलिंग आ जाती है, लड़के दादाजी वाली फीलिंग ले लेते हैं कि भैया इससे ज़्यादा नहीं झुक पाएंगे। लेकिन एथलेटिक अपनी पूरी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल होता है। एक योगा और एक एथलेटिक्स, 2 चीज़ें आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, ठीक है। लिखा बच्चों, आगे बढ़े, चलिए। अब ये याद रखिएगा कि किस संस्था के द्वारा ये मनाया जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा बेटा। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक दिवस मनाने के लिए संस्था जिम्मेदार है, उसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। बेटा ये कब बनी थी? 1912 में, देश आजाद होने से पहले की संस्था है। इसका ऑफिस कहाँ है? स्वीडन में। तो कौन सी संस्था ने ये दिवस मनवाया? सर पहली बार 1996 में मनवाया। इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल एथलेटिक, ठीक है, इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। नोट कर लीजिए। विश्व में कहीं भी एथलेटिक प्रतियोगिताओं को आयोजन कौन सी बॉडी करेगी, किसके द्वारा होगा? इसी के द्वारा। IAAF बोलते हैं इसे, IAAF। कहाँ इसका हेडक्वार्टर? स्वीडन स्टॉकहोम। ये सब यूरोपियन देश है। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय अमेच्योर एथलेटिक की? तो बेटा 17 जुलाई 1912। कहाँ हेडक्वार्टर है? स्वीडन में।
और बेटा ये संस्था का काम क्या है? एथलेटिक्स को प्रमोट करना। पहली बार कब दिवस मनाया गया? 1996। कब मनाया जाता है? 7 मई, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक दिवस। एथलेटिक किस श्रेणी में आता है? खेल की श्रेणी में, स्पोर्ट्स में। अच्छा, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड। विश्व पर्यावरण दिवस? वेरी गुड बेटा। युवा दिवस? इसके अध्यक्ष सेबेस्टियन। हाँ, इनका अध्यक्ष का नाम चाहो तो लिख लो, आज तक तो नहीं पूछा। नाम है सेबेस्टियन कोय। नाम है सेबेस्टियन कोय, अध्यक्ष लिखा है सामने बेटा। बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अच्छा, दूसरा बताइए आप, युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? वेरी गुड। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है 12 जनवरी। ठीक है। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी। ये याद रखिए। देखो हो गया, याद ही हो गया। चलो कोई नहीं, इन्वर्टर तो इनका डाउन ही होगा। देखता हूँ ऑन करके। अगर इन्वर्टर मेरा चल गया तो बढ़िया है, आपके कम से कम पंखे चल रहे हैं। मैं गर्मी में आपको तो बैठना दूर हो जाएगा। नहीं, ओवरलोड दिखा रहा है हैं? कितना लोड नहीं डाला है? पंखा बंद कर दे सर सब। नहीं छोड़ो, बैटरी लो का निशान भी दे दिया उसने। चलो बच्चों कोई बात नहीं, ऐसी प्रॉब्लम करते हैं। पढ़ाई के बीच में छोटी मोटी बाधा तो आती रहती है ना, बड़ी बाधाएं पार कर लेते हैं। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। उससे पहले लिख लीजिए 4-5 दिवस जो मई में इंपॉर्टेंट है। कल राजीव ने बताया भी था। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, लिख लीजिए 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और बेटा 2 मई को क्या होता है? 2 मई को पता है किसी को? 1 मई को तो चलो मान लो बेटा होता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, मजदूर दिवस। लेकिन 2 मई को क्या होता है? तो 2 मई को आपके लिए नई चीजें लिख लीजिएगा। एक मछली होती है, उसका नाम होता है टूना फिश। टूना फिश का नाम सुना? टूना फिश। तो टूना फिश दिवस मनाया जाता है, टूना फिश दिवस, याद रखिएगा। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय दिवस ही हैं, मतलब ये भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अच्छा, 3 मई को क्या होता है? हाँ, 3 मई को 1-2 चीजें होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, प्रेस स्वतंत्रता। तो इसमें लिख लीजिए 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय, ये रहा, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस बार बेटा भारत की जो रैंक आई है वो 180 देशों में से वर्ष 2024 में कितनी आई है? जरा 180। 15। वेरी गुड बेटा। 2023 में कितनी आई? 61। वेरी गुड, याद रखिएगा 180 देशों में से क्या रैंकिंग थी? 161। ये सवाल आना है, ये इतना चर्चा में है सवाल कि कुछ पूछूंगा। उसके बाद 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कल मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर, अग्निशमन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन, यानी जो आग बुझाते हैं ना बेटा, फायर फाइटर्स, तो अग्निशमन दिवस इन्हीं का होता है। और आपको ये चीज पता होगी, शायद ना पता हो मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, जिसे बुश फायर कहते हैं। सुना है किसी ने कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल अपने आप आग लग जाती है? कोई बता सकता है कैसे लग जाती होगी? पता है किसी को? सर जैसे जंगल है आपके पड़ोस में, और सोचिए कि आप शाम को आए तो देखें आग लग गई, जबकि दूर दूर तक कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, उस जंगल के आसपास किलोमीटरों तक कोई नहीं रहता है। कभी सोचा कैसे कैसे कैसे? किसका पेड़? नहीं, क्लास नहीं बेटा, याद रखिएगा ये जो पेड़ होते हैं, अब जैसे इन पे बहुत ज्यादा धूप पड़ेगी तो पेड़ गर्म हो जाएंगे। आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो घर्षण होता है। अगर 2 पेड़ टूट करके गिरेंगे तो जितनी देर ये गिरने के बाद रगड़ेंगे तो चिंगारी उत्पन्न होगी। उस चिंगारी उत्पन्न होने की वजह से बेटा कम से कम 2-2 महीने उस जंगल में आग लगी रहती, इतने दिन। उसके जंगली जानवर भाग के आ जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने वो जंगल चलता है। आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का बुश फायर किस्सा पढ़िएगा जाकर के, तो ईश्वर ने प्रकृति को कभी-कभी ऐसा बनाया है, वहाँ जो पेड़ निकलते हैं उनका पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा है कि उनके अंदर से लिक्विड निकलता है। अब वो लिक्विड जो उनके अंदर से निकलता है वो और आग बढ़ाने का काम करता है, लाइक चारकोल या पेट्रोल की तरह, तो उसमें आग भीषण आग लगती है। ऑस्ट्रेलिया हाँ, दूसरी बात ये भी, लिप्टिस के पेड़ की इन्होंने बात करी है, तो उसको कहते हैं नीलगिरी का पेड़ लोकल में। और इसकी एक खासियत होती है, अगर तुम्हें अपने पड़ोसी का वाटर लेवल कम करना है, जल का स्तर, तो तुम अपने घर पे लगा दो या उसके घर के बगल में लगा दो 3-4 लिप्टिस के पेड़ खाओगे। क्यों? क्योंकि पानी सोखने में उस्ताद होते हैं। ये अपना पानी सारा ले लेगा, दूसरे वृक्ष का पानी सोख लेता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत गहराई तक वाटर लेवल खत्म कर देते हैं। इसलिए लिप्टिस का पेड़ जिन क्षेत्र में लगा होता है वह बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता भी पड़ती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो
5 मई को भी लिख लीजिए विश्व हास्य दिवस यानी लाफ्टर डे, है ना, विश्व कह लो चाहे अंतरराष्ट्रीय कह लो बेटा, हास्य दिवस। ठीक है, ये मई के कुछ इंपॉर्टेंट दिन है, इनका याद रखिएगा। और इसी के साथ में 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप बताओ कौन सा दिवस मनाया जाता है? अभी पढ़ा है आप लोगों ने, अभी पूरा पन्ना लिख डाला। कौन सा दिवस? विश्व एथलेटिक दिवस। ऐसे भूलोगे? ठीक है, ये दिवस है विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। 5 मई को हास्य दिवस, 4 मई को बेटा अंतरराष्ट्रीय फायर फाइटर, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता, 2 मई को टूना, 1 मई को लेबर। तो बेटा लेबर ने मछली खरीदी ताकि स्वतंत्र रूप से आग में सेक के हंस के खा सकूं, लेकिन नहीं खा पाया। ठीक है, तो याद रखना, मजदूर ने टूना फिश खरीदी ताकि स्वतंत्र रूप से अग्नि में सेक के खा सकूं हंस के, लेकिन नहीं खा पाया, मछली गिर गई। मछली एथलेटिक थी, कूद गई। तो तुम कनेक्ट करके याद रख सकते हो। ठीक है, नहीं समझे ट्रिक? समझ गया? ऐसी याद रखते मुझे। चलो बड़े आगे चलिए बेटा, अगला प्रश्न ये है आपके लिए, हम थोड़ा ऐसे प्रश्न में लेके आता हूँ जो आपके लिए आसानी पड़े। ठीक है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? किसी को पता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? मैं बता रहा हूँ। प्रश्न है मियामी ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड किसने जीता? अच्छा, तुम में से कितने लोगों ने मौत का कुआं देखा है? अरे मौत का कुआं मेले में बेटा, असलियत में कोई मौत का कुआं नहीं। देखा है मौत का कुआं, जहाँ पर मोटरसाइकिल को गोल गोल घुमा देते हैं, फिर तुम 10 का नोट दिखाते हो, छीन लेते हो। इसी दिन बेटा हल्के से थप्पड़ मार के निकल जाएंगे, तुम ऐसी गंगाल पे हाथ लगा के आ जाएंगे। तो समझिएगा, मियामी के अंदर कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। सर मियामी में क्या देखने को मिलता है? बेटा मियामी में होता है ग्रैंड प्रिक्स। अब आप कहोगे सर ये ग्रैंड प्रिक्स क्या है? तो देखो, अमीर लोगों के पास में ज्यादा पैसा आ जाता है। ठीक है, देखो ज्यादा पैसे पे ज्यादा ग्रैंड, कोई नहीं शुरू कर ले। तो जब अमीरों के पास में ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने पैसों के साथ में मनोरंजन ज्यादा करते हैं। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आपने एक ब्रांड सुना हो गुच्ची, गुच्ची सुना है? गुच्ची ब्रांड नहीं सुना? चलो, गुच्ची ब्रांड, गुच्ची GUCCI, ये वो ब्रांड है जिसके पर्स की कीमत होती है 20-20 लाख रुपए। तो भैया हम तो नहीं खरीद पाएंगे, ना दिल पाएंगे, सीधी बात, समझ गए? ना खरीदेंगे, और 2-4 हमारे सामने खरीद रहे होंगे, उनसे कह देंगे भैया क्यों 20 लाख का खरीद रहे हो? इतने में कम से कम 4 गरीब बच्चों की शादी हो जाएगी, गरीब लड़की, वो भी अच्छी शादी होगी, गाँव से बुलेरो भी आ जाएगी एक किराए पर। ठीक, तो समझना। तो बेटा ग्रैंड प्रिक्स मियामी के अंदर आयोजन होता है किसका? गाड़ियों का, स्पोर्ट कार होती है। उन स्पोर्ट कार पे कौन बैठते हैं? चलाने वाले ड्राइवर। तो बेटा उन ड्राइवरों की रेस होती है, और उस रेस में अक्सर कई बार बोली भी लगाई जाती है। तो अभी ये रेस कहाँ हुई है? मियामी में। और बेटा इस रेस को किसने जीता है 2024 में? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, इनका नाम है लैंडो नॉरिस, मैक्स वेस्टपेन, फर्नांडो अलोंसो या सर्जियो पेरेस। तो सीधे नाम लिख लो, किसने जीता है? लैंडो नॉरिस, LANDO NORR। हाँ कर ले करें, बटन ऑन कर दो भैया, कहाँ गए? आओ, आपको बस बटन ऑन करना, कम से कम प्रश्न दिखेगा तो। हाँ चढ़ जाओ, दबा दो, सही आ जाएगी नीचे। ठीक है, क्या नाम है इनका? लैंडो नॉरिस। आपको यही प्रश्न दिखेगा अभी सामने, इस प्रश्न को देख लीजिएगा कि मियामी में होने वाला ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता है? तो बेटा इनका नाम है लैंडो नॉरिस। ठीक है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है लैंडो नॉरिस। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम, लिख लिया? सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहला लैंडो नॉरिस। ठीक है, ये याद रखिएगा, लिख लें तो बताइएगा, फिर आगे चलो। लिख लिया? लैंडो नॉरिस। और जो PDF ग्रुप पे मैं डालता हूँ उसे रिवाइज करते चलना, वरना भूलोगे और तेजी से। जितना तेज आदमी सीखता है, रिवीजन ना करे तो उतनी तेज भूल जाता है ना? चलो, ये है वैसे लैंडो नॉरिस, इनको देख सकते हो, कोई लाभ नहीं है देखने। चलो बताइए, अब तुम्हें एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ जिससे तुम्हारे गांव में, अगर कोई यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों के पास हो सकता है गाय या भैंसें रखते हो, है या नहीं? मेरे पास गांव में है 2 भैंसें, और मैंने कल बता ही चुका हूँ कि मेरी गाय तो मुझे जड़ मारती है। गाय भैंस है? बकरी है? बकरी नहीं है। गुड सर,
गधा भी था हमारे घर, आपको पढ़ने आता था। चलो ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से जो तो प्रश्न ये है कि जब गाय या भैंस कोई डेयरी वाला पालता है तो वो उसको किस पर्पज से पालता है? व्यवसाय के पर्पज से। बोलो हाँ। वो ये चाहेगा कि भैया ये जो गैया है या ये जो भैंसिया है ये कम से कम दिन में इतना ज़्यादा मिल्क दे कि खूब ज़्यादा कमाई हो, आए है ना। तो बेटा इसी क्रूरता के चलते डेयरी मालिक एक इंजेक्शन लेके आते हैं दुकान से, और वो इंजेक्शन जानबूझ के इन मवेशियों के लगाते हैं, जिस इंजेक्शन का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। अब इसी इंजेक्शन को चर्चा में लाया गया है कि ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये बेटा मानव के अंदर एक हार्मोन होता है। हार्मोन का मतलब स्पष्ट कर देता हूँ, जैसे तुम्हारी आंखें हैं, इसका रंग ब्लैक है, क्यों? शरीर में हार्मोन की वजह से। जो डीएनए होता है वो डीएनए हार्मोन पर प्रभाव डालता है। अब समझिएगा, प्रश्न ये आया है कि ऑक्सीटोसिन से जो रिसाव होता है वो कौन सी ग्रंथि करती है? तो उसका पहले उत्तर लिख दो, पीयूष ग्रंथि। इसे अंग्रेजी में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा ऑक्सीटोसिन जो जिला अस्पताल या अन्य अस्पताल होते हैं, ऐसे लिख लो, इन अस्पतालों में जब महिलाएं किसी शिशु को जन्म देती हैं तो भी कई बार महिलाओं की ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती, तब भी डॉक्टर उनके साथ में ये इंजेक्शन लगा देता है। ये शरीर के अंदर हार्मोन भी पाया जाता है। क्या नाम है बेटा? ऑक्सीटोसिन। कौन सी ग्रंथि से रिसाव होता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का मतलब कौन सी? पीयूष ग्रंथि। बेटा इसी ग्रंथि का एक और काम है, जब लड़का या लड़की या लड़का लड़का लड़की लड़की लव अफेयर में पड़ते हैं तो एक दूसरे को देख करके जो बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है कि हमारे वाले आ गए, हमारी वाली आ गई, तो बेटा वो जो हार्मोन है वो भी ऑक्सीटोसिन। इसे कहा जाता है हार्मोन ऑफ लव। क्या कहा जाता है? हार्मोन ऑफ लव। तो ये चर्चा में क्यों है? मैंने लिख दिया बेटा, अभी हाल ही में दिल्ली के हाई कोर्ट ने डेयरी मालिकों पर इस इंजेक्शन के रोक लगा दिया है इस्तेमाल करने पर। सर क्यों रोक लगा दिया? क्योंकि इसके चक्कर में वो जानवरों पे क्रूरता के साथ इंजेक्शन पे इंजेक्शन और जानबूझ करके दूध का प्रोडक्शन कर रहे थे। जानवरों के प्रति क्रूरता है कि नहीं? और सर भारत में हर चीज का कानून है। तो बेटा दिल्ली हाई कोर्ट ने किस कानून का प्रयोग करा? इसका औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, जिसके तहत पशु क्रूरता के चलते ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर लगा दी रोक। कहाँ? दिल्ली। यूपी वाले मस्त लगा रहे, क्योंकि याद रखना जिस क्षेत्र का हाई कोर्ट होता है उसका फैसला उसी क्षेत्र पर होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यूपी में लागू होगा, उत्तराखंड में लागू नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे भारत में लागू होगा। देखो तो किसे कहते हैं? ग्रंथि ऑफ प्यार, लव की ग्रंथि। तो भैया यही ऑक्सीटोसिन। बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। दूसरी बात ये भी है, आपको ये पता है आपके शरीर के अंदर भी एक अलार्म होता है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो तुम्हें सुबह बिना अलार्म के 5 बजे उठा सकती है अगर तुम लगातार अपना टाइम टेबल फिक्स कर दो? या ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो तुम्हें शाम को 6 बजे अपने आप झटपटाहट दिलाएगी कि चाय पी लो, रोज तो चाय पीते हो? ऐसी कौन सी ग्रंथि? तो ये जो तुम्हारा मन करने लगता है उस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। बेटा पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक। यही उसको पूछा गया एसएससी में कि बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी ग्रंथि करते हैं? पीनियल ग्लैंड। क्यों? क्योंकि सर वो बॉडी के अंदर जो आपका रूटीन है ऑटोमेटिकली सेट करती है। और ये कभी आजमा के देख, अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो पिछले 1 महीने से, तो आपको अलार्म जो है कई बार तो आप उठ के अलार्म को बंद कर दोगे। सर ऐसा कहाँ भाग्य हमारा, अलार्म को ही बंद ऐसे जैसे अब कोई बात 1 बजे सो रहा और सुबह उठ रहा है 10 बजे, तो फिर तुम्हारी शरीर थकेगा भी 1 बजे, आँख अपने आप 10 बजे खुलेगी, और नहीं अगर तुम सोए तो दिन भर थकान है। समझिए भैया? हाँ क्या हुआ? सर आपको नहीं पता एक ग्रंथि और होती छुट्टी ग्रंथि, हमें बार बार रोज सदमे आते छुट्टी कर लो छुट्टी कर लो, हम कर लेते हैं। हाँ ये वाली ग्रंथि तो हमारे पास भी है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं तो समझ आएगा कौन सी ग्रंथि है ये भैया? पीयूष ग्रंथि। बेटा ये क्या क्या रिलीज करती है? ऑक्सीटोसिन। और इसी का इंजेक्शन दिया जाता है जानवरों को, जिसकी वजह से क्या होता है? मिल्क की संख्या बढ़ जाती है। इसने रोक लगाई है दिल्ली के हाई कोर्ट में। कहाँ रोक लगाई है? दिल्ली में। इस पर ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, क्योंकि वो मवेशियों के लिए क्रूरता है। ठीक है, याद रखना। चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो अलग अलग ग्लैंड। तो बेटा ये याद रखना तुम्हारे दिमाग के अंदर, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ अभी जो हमने पढ़ा वो ये है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या रिलीज करती है? ऑक्सीटोसिन।
जो तुम्हारे दिमाग में समय फीड कर देती वही है ईमेल डाला। चलो भैया आगे बढ़े, अब आ जाओ। तो ये भी खबर थी जिससे मैंने ये न्यूज़ उठाई कि दिल्ली में मिल रहा है इंजेक्शन वाला दूध, जाने ऑक्सीटोसिन वाले दूध की पहचान क्या होती है। जबकि अगर आपके सामने एक पैकेट मिल्क, एक दूधिया आ जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा पैकेट वाला दूध लगेगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करके बनाया जाता है। हाँ, इसीलिए 32 रुपये फुल क्रीम मिल्क, उसमें क्रीम भी निकल रही, सब निकल रहा है, केमिकल भी निकल रहा है। बाद में कहोगे कैंसर का है होगा, लेकिन आपको नीड बनी चुकी। रिश्तेदार आ जाए टेंशन नहीं, जाओ किराने की दुकान से दूध भी ले आओ। रिश्तेदार चले जाए टेंशन नहीं, जाने कोचिंग चाय बना लो तब भी दूध ले आओ। चलो भाई इसका उत्तर दो। हाल ही में बेटा, हाँ महाराष्ट्र, बेटा जो बच्चे इसका उत्तर महाराष्ट्र दे रहे हैं वेरी गुड। शहादरी टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। अब सुनो मजेदार बात, एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? बड़ा आसान प्रश्न। एक सींग वाला गेंडा किस, ऑप्शन असम, कर्नाटक। अब आ गए, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है सर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। अब सुनो, अब जरा बुद्धि लगाओ, क्योंकि ये जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न के उत्तर तक मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा। सोचो भाई बिटिया अर्चना, असम के अंदर आए दिन बाढ़ आ जाती है। असम सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार है। असम में बहुत बाढ़ रहती है। असम के अंदर जितने भी एक सींग वाले गेंडे हैं वो तो मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो नाव चलाना आती नहीं है, नाव बैठ करके वो तो निकल नहीं सकते। तो बेटा जितने भी हमारे ये देश के काबिल साइंटिस्ट होते हैं वो एक नई पहल करते हैं। वो काजीरंगा से एक सींग वाला गेंडा उठा के कुछ गेंडे गुजरात में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जो जीव होता है ना, उसके आसपास के वातावरण की वजह से वो जिंदा रहता है। असम के अंदर ही एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। धीरे धीरे गुजरात ट्रांसफर कर देंगे। कल को असम बाढ़ से प्रभावित हो गए 6 महीने के लिए, तो हम इन गेंडों को कहाँ रखेंगे? तो धीरे धीरे इनकी आदत कहाँ डलवाई जा रही है? गुजरात में। अब इस प्रश्न को समझो। इस प्रश्न में लिखा है कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्यों पूछा होगा? तो भैया पूछे जाने का जरा ये उत्तर है, पहले एक बार इसको पढ़ लो, अब तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। पढ़ो पढ़ो। महाराष्ट्र वन विभाग चंद्रकुंज में ताबोड़ अंधेरी टाइगर रिजर्व से कुछ बाघों को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित यानी शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। क्यों कर रहा होगा? जनसंख्या बढ़ जाए, परिस्थिति अनुकूल हो जाए। बेटा अभी पिछले साल ही तो 2023 में मोदी जी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लेके आए थे चीता मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। क्यों? क्योंकि भारत में चीता विलुप्त हो चुका है। वो बोले आओ रहो, और खुशी की बात है उनमें से भाई कई के बच्चे भी हो गए, हालांकि 3 मर भी गए। फोटो देखा होगा। हाँ, तो बेटा मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी ने पहले दिन अपने बर्थडे पे ही उनको छोड़ा था, उस दिन फोटो भी लिया था उन्होंने, तो पार्क में खड़े हुए। तो बेटा इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें समय से नानी घर भी भेजते रहते हैं कि हमारी भैया छाती पे मत कूदो, जाओ थोड़े दिन नानी घर भी आतंक काट के आओ, वहाँ का मौसम भी अडेप्ट कर लो। वरना तुम कहोगे नानी घर अच्छो ना लग रहा है, कल को नानी घर कोई प्रोग्राम हुआ तो तुम 3 दिन रुकोगे नहीं। इसलिए तुम्हारा भी जानवरों वाला स्थानांतरण कराया जाता है। आप समझे लॉजिक? इसलिए घर वाले बहुत समझदार होते हैं। बेटा किसका स्थानांतरण कर रहे हैं? तो भैया किसका? टाइगर। टाइगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर है? पहले बताया था 95। 100 रुपये में 5 रुपये कम, 95। समझे हिंदी वालों? शुद्ध। देखो इधर बेटा, सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। कब बनाया गया था? 2008। कब बनाया गया था? 2008। ठीक, बताओ भैया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ऑप्शन दे दें? चलो भैया ऑप्शन अब लोग 28 राज्य ऑप्शन में दे दिए, बताओ भाई ऑप्शन मांगे आपने, 4 ही निकल तो 28 राज्य दे दिए भैया। इसका उत्तर है केरला। केरला। क्या यहाँ पर केरला का इस प्रश्न से लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखा मैंने कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये बेटा, वन सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य के पास है? रुक जाइए। वेरी गुड, बच्ची पढ़ाई कर रही है। मध्य प्रदेश के पास। कितने प्रतिशत जंगल का लक्ष्य रखा जाता है कि किसी राज्य में इतने प्रतिशत वन होने चाहिए? आप बताओ। पीसीएस का प्रश्न, डरो मत, पीसीएस मत सोचो कितने % चाहिए होगा, तो याद रखना वोट लेना 33%।
अभी तक महाराष्ट्र ही है पूरे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को पता है क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भारत के फेफड़े कह के भी संबोधित करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जंगल ज़्यादा स्वच्छ है। समझ गए? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क जहाँ पर मोदी जी चीते लाए छोड़ दिए, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन की संख्या लेकिन अलग है। वन सबसे तेजी से वृद्धि कहाँ कर रहा है, तो वो अलग है। वो आ जाओगे आपका पूर्वांचल वाले में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के आ जाएंगे। अब नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है आप बता, ठीक है? चलो बेटा, अब इसका उत्तर प्रश्न की कैटेगरी चेंज, और ये प्रश्न है आपकी मैगजीन। बताओ, डायरेक्ट मैगजीन से प्रश्न देखिए। आपको पुराना कितना करंट अफेयर याद है जो आपके लिए काम का है, साल 6 महीने पहले का? बेटा, एक मैगजीन ने 25 शहरों की सूची, ये 25 शहर सिर्फ भारत से नहीं है, पूरे विश्व में 195 देशों से 25 शहर उठाए। कौन से 2 शहर रहे होंगे जहां पर ये मैगजीन कह रही है कि जाओ घूमो सबसे सुंदर मजेदार? कहां? कौन सा वाला? सी। पहला। और देखो तुक्के कितने गलत मारे। सी तो हो गया ना। बी ले मतलब तुम लोग तो बेटा मैं बता रहा हूँ जो बात आप कहना चाह रहा मैं क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या पूछा है? टहलने घूमने के लिए मैगजीन ने क्या पूछा है? पर्यटन। ये कह रहे हैं स्वच्छता। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वच्छता का राजीव ने ठीक बताया, 8 बार इंदौर है। और बेटा इस बार सिर्फ इंदौर नहीं है, इस बार सूरत को भी स्वच्छता में नंबर 1 का दर्जा मिला है। ठीक, ये भी ध्यान रखना। लेकिन यहाँ बात स्वच्छता की नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही? घूमने वाले गाँव की। तो उस गाँव का उत्तर लिख लीजिए बेटा। इतने गलत तुक्के तो मैं जब नहीं पढ़ता था तो नहीं मारता। ये बी। इसका उत्तर है उदयपुर मुंबई। उदयपुर मुंबई। उदयपुर में तो घूमने वाला है ना, हवा में बेटा। ये इसका उत्तर है डी, लिख लो बेटा, उदयपुर मुंबई। सोचो 25 देशों की यानी 195 देशों में से सिर्फ 25 पर्यटन के क्षेत्र उठाने थे। उसमें ताज्जुब की बात है कि भारत के 2 आ गए, बहुत बड़ी बात है। सेकंड नंबर पे कौन सा है बेटा? उदयपुर। उसके बाद उदयपुर के साथ में दूसरा कौन सा है? मुंबई 10वें स्थान पे। सुनो एसएससी वालों, तुम्हें क्या क्या नोट करना है, बस इतना। मैगजीन 25, 2 और 10। मैगजीन 25, 2, बस ये इतनी लाइन। सारा नोट किसके काम में आएगा? पीसीएस। तो तुम्हें भी लिखना नहीं है, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ की वजह से अभी जो चीज़ यहाँ पर कम लिख सकते हो वो नोट करो। पीडीएफ से देख के घर में नोट्स से रिवीजन करना और दोबारा से ऐड कर देना। अभी सीधी बातें लिख लो कि 25 शहरों में से मुंबई और साथ में उदयपुर, ये 25 शहरों में से मैगजीन का नाम क्या है? मैगजीन का बेटा नाम है लेजर। लेजर का मतलब होता है आनंद। तो किस मैगजीन ने ये निकाले हैं? लेजर मैगजीन। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम जो सोचते हैं कि इंदौर साफ होगा तो जैसे ये चीज़ें भ्रमित करती हैं, इसलिए ऐसे उत्तरों को स्पष्टता से पढ़ना पड़ता है। ये फैक्चुअल है, प्योर फैक्चुअल, इसमें आप रीजन लगा ही नहीं सकते। नंबर 1 पे कौन है? मैक्सिको। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्लाइड में से नोट कर लेना। लेकिन इतना याद रखो, मैगजीन कौन सी है? लेजर। 2 कौन से आए हैं 25 के अंदर? उदयपुर और मुंबई। सर मुंबई 10वें स्थान पे, उदयपुर 2वें स्थान पे। 25 जो टॉप के लिए हैं। कितने देशों से? 195 जितने भी देश। लिखते चलो, लिखते चलो, हो जाए तो बता देना। हो गया? बढ़े आगे? चलो भैया बच्चों, आपको सब नहीं लिखना है। ये आया आपके मतलब का प्रश्न, बताइए। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो बेटा। थोड़े बड़े स्टेटमेंट के क्वेश्चन लाया हो ताकि तुम पीसीएस के भी क्वेश्चन समझ सको। ये आएंगे तुम्हारे वनडे एग्जाम में, बट ये पीसीएस के लेवल है। आज क्या लिखा है इसमें? हाल ही में रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली एक वेबसाइट है। वेबसाइट मतलब जैसे गूगल, जैसे याहू, जैसे सरकारी विजिट, ऐसी वेबसाइट का नाम क्या है? ग्लोबल फायर पावर। उसने 2023 की सूची जारी करी है। 10 शक्तिशाली सेनाओं में भारत की सेना का कौन सा स्थान है? गजब सवाल। भारत की सेना कौन से नंबर पर आती है? तीसरे पे। मजा बहुत आता मुझे। हाँ 5वां कौन कह रहा है? छठा।
ले लाइन से गलत तुक्के मारोगे, लाइन से। अब तो मैं सोच रहा हूँ 20-20 रुपए के इनाम रख लूँ, हर पैसे पैसे जाएंगे, तुक्का मार के भी गलत। बेटा इसका उत्तर है चौथा। ये बहुत पुराना नहीं है, ये अभी हाल ही का दिसंबर की रिपोर्ट है, तो याद रखिएगा बेटा ये 2023 की रिपोर्ट जो है इसमें भारत हमारा जो है वो बेटा कौन से नंबर पे है? चौथे। भारत की आर्मी कौन से स्थान पर है? चौथे। और पता है कितने देशों में ये रैंकिंग हुई? 145। सबसे खराब स्थिति है भूटान, सबसे खराब। अब तुम कहोगे सर भूटान की तो आर्मी नहीं होती, होती है भूटान। हाँ, भूटान की आर्मी का नाम है रॉयल आर्मी। बोले बेटा 145 की रैंकिंग, सबसे खराब हाल भूटान। सर भारत नंबर 4 पे, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 पे उसका दुश्मन रसिया, नंबर 3 पे चीन और नंबर 4 पे भारत। अमेरिका, रसिया, चीन, भारत। अमेरिका, रसिया, चीन, भारत। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे अमेरिका का दुश्मन रसिया, नंबर 3 पे हमारा दुश्मन चीन और नंबर 4 पे चीन का दुश्मन भारत। तो याद रखो अमेरिका रसिया की नहीं बनती, चीन हमारी नहीं बनती, आसान है। इसलिए ये चारों के चारों हथियार के मामले में टॉप पे रहते हैं। बेटा इंडिया हथियारों के मामले में, जमा करने के मामले में, या कह सकते हो कि सबसे ज्यादा नौसेना मतलब सॉरी सबसे ज्यादा सैनिक इंडिया के पास है, लेकिन हथियार जमा के मामले में नंबर 1 पे। सबसे ज्यादा इस बार हथियार खरीदे हैं। सऊदी अरेबिया पीछे रह गया, कतर पीछे रह गया हमारे। ठीक है, लिखो लिखो। और बेटा नंबर सबसे ज्यादा किसका खराब है? भूटान का। लेकिन तुम्हें पता है भूटान को डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भूटान को भारत ने विश्वास दिला रखा है। भूटान एकदम भारत के सीमा पे लगा हुआ है और भूटान हमारे साथ सीमा साझा करता है। बेटा भूटान को ही बोला जाता है सिटी ऑफ थंडर, जहाँ पर बिजली कड़कती है, धड़ाम धड़ाम, समझ गए? तो बेटा यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने भारत से आश्वासन दिया है कि जब भी हम पे सैन्य हमला होगा हम मदद करेंगे। क्यों? जरा सोचो, तुम्हारा भूटान चीन से मदद ले गया तो चीन की आर्मी तुम्हारे भारत के बॉर्डर पे नहीं आ जाएगी? वो तो कहेगा भूटान से हम अपनी आर्मी खड़ी कर दे रहे हैं। फिर तुम्हारे उत्तराखंड, सिक्किम जितने भी राज्य हैं उन सबके पास में कौन सी आर्मी आ जाएगी? चीन की। तो इसलिए हम भूटान को पूरा सपोर्ट करते हैं, है ना? भूटान की राजधानी, वेरी गुड, सही बताया इस बच्ची ने उत्तर, बहुत देर के बाद सही, लेकिन यार 10 आ गया। समझ आ रहा? सब एकदम स्पष्ट हो रहा है? सब क्लियर हो रहा है दिमाग से? हाँ, बस नहीं, दिमाग से क्लियर होगा तो दिमाग क्या रहता है? ये भी नई स्टूडेंट है, मालूम पड़ रहा है, पुरानी नहीं, क्वालिटी बहुत क्लियर देते हो। अब तो तब भी कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं चलो छोड़ो 4-5 लेक्चर है, मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। पहले बहुत मजा आता था, उस वाली क्लास में खूब भीड़ रहती थी पीछे तक, तो ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें भी आती थी, लेकिन ठीक है। अब बच्चे जो है वो भाग गए, राजा कहीं और चले गए। पढ़िए, अगस्त 2023 में भारत ने श्रीलंका को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी SLUDI श्रीलंका में कितनी धनराशि दी? तो देखो अब तुमने से वो हर बच्चा इसको रटने का प्रयास करेगा जिसे ये पता ही नहीं होगा ये श्रीलंका SLUDI क्या होता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड का ज्ञान दे दूं तो तुम ये कभी नहीं भूलोगे। तो सर फिर देर किस बात की? देर इस बात की है बेटा कि तुम्हारे भारत में तुम्हारे पास में UID है। सर ये क्या होता है? लो हिंदी वालों आप बताओ, ये है तुम पे आधार कार्ड है कि नहीं? आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? प्रश्न आ चुका है SSC में, वेरी गुड बेटा। आधार कार्ड कितने अंकों का होता है? 12। बेटा इस आधार कार्ड की खासियत क्या है? जब आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो तुम्हारा फोटो लेते हैं, चेहरा, आंखें होती है जिसे कहते हैं आइरस, आइरस मतलब आंखों की पुतली, और उसके बाद कौन सा बेटा? फिंगर। तो इन तीनों की पहचान से कौन सा कार्ड बनता है? UID। बेटा श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश, श्रीलंका से बहुत से लोग हमारे यहाँ तमिलनाडु में आते हैं, तमिलनाडु से वहां जाते हैं, दुनिया भर के कोने में आते हैं। श्रीलंका ने एक दिन फोन करा और फोन करने के बाद कहा कि डियर इंडिया, हम भी अपने यहाँ एक ऐसा ही आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, UID, तो क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तो इंडिया ने कहा ना कि सिर्फ हम मदद करेंगे, हम तुम्हारी आर्थिक मदद भी करे दे रहे हैं, क्योंकि तुम पे वैसे भी इस समय आर्थिक संकट है, दूसरे देश तुम्हारा फायदा ना उठा ले जाएं। तो बेटा इंडिया ने श्रीलंका के आधार कार्ड बनाने के लिए 450 मिलियन की मदद की।
ताकि श्रीलंका के पास भी खुद का आधार कार्ड हो जाए। बात आई समझ में? अब तो नहीं बोलो, श्रीलंका का आधार कार्ड बनाने के लिए भारत ने कितने की मदद करी? 450 मिलियन मिलियन मिलियन, ऐसे लिखो लो, ठीक है बेटा। एक बार इसको पढ़ लो फिर वापस उसी पे ले आए, ये एक बार पढ़ो ताकि तुम्हें समझ आए। जो हमारा मास्टर बक रहा है वो गलत नहीं बक रहा, बोले पता चला मॉर्टिंग चलाई, नशा हुआ चलेगा। पढ़ो बेटा, श्रीलंका डिजिटल पहचान पढ़ो। इस परियोजना के लिए मार्च 2022 में श्रीलंका भारत के बीच समझौता हुआ, लेकिन समझौता पूरा कब हुआ? अभी जाकर के 23-24 में। नीचे का पढ़ो बेटा, इस परियोजना का उद्देश्य चेहरा, आइरस, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र कर लोगों को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक द्वारा अनुसार एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी करना है। ऐसी ही जानकारी वाला पहचान पत्र भारत में क्या कहलाता है? आधार। तो श्रीलंका के आधार कार्ड बनाने के लिए भारत ने कितने मिलियन की मदद करी है? तो बेटा 450। पूरी मदद नहीं करी, अगर उन्हें 100% पैसा चाहिए था तो हमने मात्र 15% मदद करी है। तो बाकी की मदद वो खुद जाने, बट थोड़ी ना। अब तो मंदिर के बाहर खड़ी हो गई है, क्या नाम है इनका? विजय फिजा फिजा मंदिर के बाहर या फिर अपने मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई। वहाँ पे शाम को प्रसाद बांटते हैं ना लोग, कई बार तो लोग खड़े हो जाते हैं। अभी अपने मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई तो एक आदमी प्रसाद दिया, बोले है पूरा दो, बोले काहे पूरा दें, एक तो फ्री दे रहे हैं, वो भी तुम्हें सबको दे दें पूरा। तो यही बात है कि श्रीलंका को हमने 15% मदद कर दी, यही बहुत है। बाकी उसे घर ले जाने तो अपने आप कर ले, समझे बात को? तो कितने प्रतिशत मदद करी? अब यूपीएससी इसी प्रश्न को पता है क्या बनाएगा? यूडीआईडी जैसा भारत में है उसके मानक लिखेगा, श्रीलंका के लिखेगा, 15% लिखेगा, कितने मिलियन की मदद करी, बस बन गया पीसीएस का प्रश्न। जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो बच्चे देख के घबरा जाएंगे। अरे अगर बच्चे को प्रश्न का कंसेप्ट पता हो तो बच्चा कभी ना घबराए। और वनडे एग्जाम में बस वनडे में प्रॉब्लम क्या है? वनडे में तुम्हें तथ्य तो बता देंगे कि भैया विजय ट्रॉफी कप किस खेल से संबंधित है, लेकिन विजय ट्रॉफी कप शुरू क्यों करा था, उद्देश्य क्या था, ये भी पता चल जाए तो पीसीएस तक चले जाओ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अब ये बता दो लो, ये भी तुम्हें मजा आ जाएगा। सुन चलो भैया तुक्के मारो, तुक्के। हाँ बताओ भैया, 2 रुपए का तुक्का नंबर 1। हाँ भाई, हाँ क्या होगा? 25 20 है, 20 ले 25 अभी बोलना था तुम्हें, ले हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा। आप सुनो, एक समस्या है, मैं पहले तुम्हें समस्या समझा दे रहा हूँ, फिर तुम उत्तर तक खुद ही पहुंच जाओगे। सुनना, ये है संयुक्त राष्ट्र, जो कब बना? 24 अक्टूबर 1945। सर कई बार बता चुके बेटा। इसके अंदर 6 भाषाएं चलती हैं, वो जो 6 भाषाएं हैं उनमें हिंदी नहीं है। तो आप कहोगे सर हिंदी नहीं, बड़ा दुख की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में संयुक्त राष्ट्र में गए और उन्होंने नया कीर्तिमान रच दिया। सब अंग्रेज तो कह रहे दिस इज को खड़े हो गए, बोले महोदय मान्यवर। अब अंग्रेज कह रहे ये क्या चल रहा महोदय मान्यवर, हालांकि ट्रांसलेशन की मशीन होती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बोले मैं क्यों बोल रहा हूँ अंग्रेज, मैं क्या ट्रांसलेशन करूँ, मैंने हिंदी सीखी है और मुखट्टे हिंदी सीखी कभी हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जाने माने कभी भी थे। तो बेटा वो हिंदी में स्पीच दिया संयुक्त राष्ट्र में, विश्व रिकॉर्ड बन गया। पत्रकार चक्कर में पड़ गए, बोले ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहली बार 1977 में हिंदी में स्पीच दी? अटल बिहारी वाजपेयी। अब सुनना, एक प्रश्न ये उठता है कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर सभी भाषाएं हैं 6 प्रकार की, लेकिन हिंदी भाषा क्यों नहीं बोली जाती? उसकी वजह है पैसा। क्यों पैसा? अभी तुम यहाँ के बच्चों से कहो कि डेली एक उत्तर लेखन करके लाओ, लेकिन अगर कोई बच्चे की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो कि वो पृष्ठ ना खरीद पाए, पेज ना खरीद पाए, तो वो लाएगा नहीं लाएगा। ऐसे ही समझो, संयुक्त राष्ट्र के अंदर ये जो 6 भाषाओं वाले देश हैं ये खूब पैसा देते हैं, इंडिया एक भी पैसा नहीं देता था। अब फाइनली इंडिया ने जाके हिंदी भाषा के लिए बेटा, हिंदी भाषा के लिए इतना रुपया दिया, 10 लाख अमेरिकी डॉलर। सबसे ज्यादा कौन देता है? अमेरिका। कितना देता है? 22%। उसके बाद कौन देता है? चीन 12%। फिर कौन देता है? जापान 6%। अभी तक इंडिया पता है कितना रुपया दे रहा था? 0.9%, यानी कुल मिला के 1%। इंडिया ने इस बार बड़ी भारी रकम दी। इससे ये पता चलता है कि हम हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए बड़ा मजबूती से रख रहे हैं। अब तुम जरा अपने सर की सारी बातें पढ़ो जरा, 33 में क्या लिखा है पढ़ो। 1977 में पढ़ो, वर्ष 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि यूएन में हिंदी के आधिकारिक रूप से संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
अटल बिहारी वाजपेयी। किस वर्ष? 1977 में। 6 भाषाएं कौन सी बोली जाती है उनके नाम पढ़ो जरा। अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। हिंदी दिख रही है सर? क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि बेटा अमेरिका 22% पैसा दे रहा है, चाइना पैसा दे रहा है, जापान दे रहा है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ 1% तो दे रहा था। अब इंडिया ने $10 लाख दिया है। अगर इंडिया लगातार पैसा देता रहा तो ये भाषा को प्रमोट करेंगे, वरना इन 6 भाषाओं के अलावा जोड़ी किसी की नहीं गई आज तक। ये भी तो है बेटा। संयुक्त राष्ट्र के अंदर लखनऊ की एक महिला है जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही, नाम सामने लिखा है, उनका नाम है रुचिरा कंबोज। इन्होंने आईएएस का पेपर निकाला, वही यूपीएससी का, और यूपीएससी का पेपर निकालने के बाद ये बन सकती थी कलेक्टर। बोली ना मैं बनूंगी आईएफएस। तो आईएफएस मतलब फॉरेन सर्विसेज। अगर तुम आईएएस में 1000 भर्ती आएंगे और तुम टॉप 200, 300, 400 रैंक ले आओ तो तुम विदेश में दूत भी बन सकते हो। सर कौन सा दूत? मरने के बाद रामायण वाला? नहीं बेटा, दूत का मतलब कि तुम सरकारी नौकरी पे भारत के विशेष उच्च आयुक्त तक जा सकते हो। यानी जो इस समय वर्तमान में एस जयशंकर हैं, वो तो कौन हो गए? देश के विदेश मंत्री। लेकिन उससे पहले इन्होंने ये पेपर निकाला था यूपीएससी का और ज्वाइनिंग ली थी फॉरेन सर्विसेज में, आईएफएस में, और आगे चल के प्रमोट होगी, क्या बन गए? मंत्री। तो समझे? तो ये रुचिरा काम्बोज जो लखनऊ की थी, सोचो ये भी ऐसी निकली। बेटा इन्होंने क्या करा? इन्होंने भी यही काम करा कि इन्होंने पेपर निकाला। पेपर निकालने के बाद संयुक्त राष्ट्र में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं, उन सब देशों की तरफ से कोई ना कोई व्यक्ति तो बैठता होगा। मान लो मोहल्ला आवास विकास से ये, मोहल्ला दूसरे से ये, गाँव माधो टांडा से ये, तो तुम सब आ रहे हो ना एक एक करके। ऐसी इंडिया की एक प्रतिनिधि तो बैठती होंगी, उनका नाम क्या है? रुचिरा काम्बोज। क्या नाम है उनका? रुचिरा काम्बोज। क्या नाम है उनका? रुचिरा काम्बोज। तो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में बोलने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? उन्हीं में दम था। बोला हिंदी क्या? बोले हिंदी बोलूंगा मैं। तो लोगों का अंग्रेजी बोलो ना, बंद करो, हिंदी तो हिंदी। और लोग अंग्रेजी हिंदी में अंतर करते हैं, तो अंतर करो जहाँ जरूरत है। अब तुम आईएएस का इंटरव्यू देने गए, उसने पूछा जेंटलमैन व्हाट इज योर नेम, तुम कह ना हिंदी ही बोलेंगे, हिंदी तो भैया वो कहेगा बाहर का रास्ता उधर है, और 2 लोग कूद के तुम्हारे पीछे लात भी मार सकते हो। एथलेटिक डे 7 मई। चलो पढ़ो ध्यान से। अब देखो रसिया ने किसे बर्बाद करा? यूक्रेन को। तो बेटा यूक्रेन को सुधारना तो होगा, वापस बिल्डिंग बनानी होगी, वापस खड़ा करना होगा। उसमें कौन सा देश आगे आया? वही जाकर के सम्मेलन करेगा। तो देश का नाम है बेटा ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंदर ही क्या है? लंदन। तो बेटा लंदन में मीटिंग होने वाली है यूक्रेन को रिकवर करने की। रिकवर मतलब दोबारा से ठीक करने की, पुनः निर्माण की। तो कौन सा देश मदद कर रहा है? ब्रिटेन। तो बेटा ये ब्रिटेन के पास ही तो लंदन है, यानी ब्रिटेन और लंदन, यूके, बस। तो याद रखना यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? लंदन में। क्यों होगी? क्योंकि लंदन मदद कर रहा है रिकवर होने में। लंदन मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम। अमेरिका नहीं, यूके। अमेरिका को यूएस कहते हैं। ये रहा कौन मदद कर रहा है सर? लंदन। कौन मदद कर रहा है? लंदन। हो गया? चलो ले आगे। हाँ भैया बताओ। सर आप ये वाला नाटो कह रहे हैं, हमें वो वाला याद आ रहा है, नाटू नाटू, जैसे ऑस्कर मिला पिछले साल। अरे मूवी आई थी, मूवी का नाम भले ना याद हो, नाटू नाटू गाना कितना चला था? अरे दक्षिण भारत में कौन सा चल रहा है? हाँ कई जगह नाटू नाटू चल ही रहा होगा। इलेक्शन में भी चल रहा है। कौन से इलेक्शन है? चल अच्छा बताओ पहले नाटो है क्या है? ये नाटो बताओ। हाँ ये नाटो है क्या? ये भी तो पता होना चाहिए ना। व्हाट डू यू मीन बाय नाटो? तो बेटा सुनो, 2 कट्टर दुश्मन पूरी दुनिया में हमेशा रहेंगे। पहला यूएसए और दूसरा रसिया। अखबार पढ़ा करो तो देखा करो, जहाँ रसिया हाथ डालेगा वहाँ यूएसए नहीं डालेगा, जहाँ यूएसए आगे आएगा वहाँ रसिया भाग जाएगा। क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य में 1945 से चला था शीतकाल युद्ध। कौन सा युद्ध? शीतकाल। तो सुनो, रशिया ने कहा कि 193 देश मैं अपने कब्जे में ले लूंगा, ऐसे करके कब्जे में। तो अमेरिका ने कहा नहीं लेने दूंगा। इसने रशिया को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक मिलिट्री की स्थापना करी। उस मिलिट्री का नाम क्या था? नाटो। अब आई बात समझ। रशिया बोला कि जितने भी देश हैं पूरे विश्व के नक्शे पर
मैं चाइना को भी अपने अधीन कर लूँगा, मैं सभी देशों को जोड़ लूँगा। तो अमेरिका ने कहा है मोहल्ले में तुम ही हो, 4 भाई हो के घमंड कर रहे, हम भी हैं। तो भैया उनने जो है वो अपना सैनिक संगठन बनाया अमेरिका ने, जिसका नाम क्या है, नाटो। क्या नाम है, नाटो। बेटा इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो भी तुम्हें अगले पन्ने में लिखा मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं। मुख्य चीज सुनो, अब मजे की बात सुनो। तो बेटा ये जो नाटो है, इस नाटो के अंदर कितने सदस्य हैं, 32। कितने सदस्य हैं, यानी अब इन 32 देशों पे एक संकट है। सर कौन सा संकट है बेटा, वो बहुत बड़ा संकट है। मान के चलो मैंने एक नई संस्था खोली, अपनी प्राइवेट कोचिंग। मैंने कहा जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा, शर्त नंबर 1 साल के पैसे एडवांस जमा। बच्चे बोले कर देंगे यार, मास्टर ठीक पढ़ा रहा, चलो कर देते हैं 1 साल के पैसे। शर्त नंबर 2, साल भर किसी और कोचिंग में नहीं जाओगे, गुड़ नहीं गाओगे, बिल्ला लगा के घूमोगे, बैग के पीछे बेसिक क्लासेस टांग के घूमोगे। चलो सभी ये भी कर लेंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज, तुम्हारे बैग में जो भी है वो मैं ही जान सकता हूँ। तुम कहोगे यार तीसरी शर्ट ठीक नहीं लग रही सर, पता चले हम अपनी सहेली के बर्थडे की मिठाई लेके आए, गुरुजी मिठाई निकाल के कह रहे वाह ये भी मेरी। तो बेटा नाटो ऐसा ही कर रहा है। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई, सुनो। नाटो में जो 32 देश हैं, उन 32 देशों के सामने नाटो ने शर्त रख दी। बोले देश तुम्हारा तुम चलाओ, सेना तुम्हारी तुम चलाओ, सरकार तुम चलाओ, लेकिन जिस दिन तुम नाटो के सदस्य बनोगे, तुमने कागज पे साइन करा कि हम नाटो से जुड़ गए, बेटा उसी दिन अमेरिका की आर्मी तुम्हारे देश में उतरेगी हवाई जहाज से और तुम्हारी सीमाओं पे लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, ताकि जब भी उस देश पर या अमेरिका पे हमला होगा तो वो दूसरे देश की आर्मी को अपने आप जोड़ लेगा। समझो बात को, चीन पे हमला हो जाए अमेरिका का, तुम जाओगे क्या मदद करने, हैं हम क्यों जाए। लेकिन अगर तुम्हारी दोस्ती है, तुमने कोई समझौता साइन कर रखा है और चीन कहते भूल गए 2024 में चुनाव के समय पे एक समझौता हुआ था, अब तुम्हें आना पड़ेगा मेरी मदद करने, यही नाटो। अमेरिका अकेला नहीं है, उसके साथ 32 देश हैं। जो भी देश जुड़ा हुआ है, जब भी अमेरिका पे इंच भर भी खड़ हो जाएगी, वो 32 देशों को आगे आना पड़ेगा। लेकिन इंडिया इसका सदस्य नहीं है। सर क्यों नहीं है, इंडिया बोला हम बेवकूफ़ थोड़ी है, हम क्यों लड़े, तुम्हारी लड़ाई हो जाए रसिया से, रसिया हमारा दोस्त है, हमें जाना पड़ेगा। रशिया कहेगा यार तुम क्यों बोल रहे हो, तो हम कहेंगे नाटो के सदस्य हैं। इसलिए बेटा नाटो के अंदर सिर्फ 32 ही सदस्य जुड़ पाए और नाटो संस्था के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ये याद रखना। तो नाटो किसकी है संस्था, अमेरिका की। अमेरिका संस्था क्या चाहती है, समस्त देशों को अपने साथ जोड़ना। क्यों, ताकि उसके खिलाफ कोई भी ना जा सके। अभी क्लास चल रही है, 5 मिनट मोड़ कर, बात आई समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत। आप समझे नाटो को। नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश का नाम लिख लो, स्वीडन। ये भी प्रश्न है करंट अफेयर का कि नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश कौन सा है, स्वीडन। क्या हो गया बेटा, बड़ा शांत होकर सोच रही हो। अगर आपने इससे पहले कोचिंग नहीं करी है तो कोचिंग में यहाँ से लेकर दिल्ली तक यही चलता है, तो इसलिए अपने माइंड को प्रिपेयर करो। या फिर कुछ सोच रही हो तो हो सकता है कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स हो के अगली क्लास में फिर प्रेजेंट करो। कभी कभी हो जाता है, मूड भी डाउन होता है, सेहत भी नहीं ठीक होती, लेकिन क्या करें, पढ़ाई से छुट्टी नहीं मिलती। दुनिया में हर चीज़ की छुट्टी है, रिश्तेदार मर जाए तो छुट्टी, शादी हो जाए तो छुट्टी, लेकिन मूड खराब हो इसकी छुट्टी, ऐसा हो जाए। ठीक है, तो बेटा ये लिखो नाटो। इसका एक उत्तर भी नोट कर लीजिएगा कि नाटो का जो सम्मेलन है बेटा वो कहाँ पर किया जाएगा, लिथुआनिया में। ये लिखा है बी, लिथुआनिया में। लिथुआनिया कहाँ सम्मेलन हो रहा है, लिथुआनिया, क्योंकि लिथुआनिया भी इसका सदस्य है। इसके पास मीटिंग करने के लिए कितने कमरे हैं, 32 देश सदस्य हैं इसमें। समझ गया। बस 1 मिनट और है, क्लास ओवर होने वाली है, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा। हाँ 1 ही मिनट बचा है लास्ट में, ठीक है। तो देखो पुराने करंट अफेयर कराने का लॉजिक ये है कि आपने अगर पुराने करंट के नहीं पढ़े तो 500-600 प्रश्न जो तैयार होंगे अभी 4-5-6 महीने के, वो अच्छे से कर लेना। और देखो 600 प्रश्न सुनने ज़्यादा लग रहे होंगे, एक ग्रुप अपना बना लेना अलग, जिसका टीचर से मेरे से मतलब नहीं। 4-5 लड़कियां छाट के ग्रुप बना लो, उसमें 20 क्वेश्चन क्या ना बहन तू तैयार कर ला, चाहे ट्रिक से करके ला, चाहे कंसेप्ट से करके ला, डिस्कस करा करो। जैसे ये पूछे कि बताओ नाटो क्या है, तो ये बताएंगे ऐसे ऐसे, तो ये कहेगी पता है स्वीडन ने ज्वाइन करा, तीसरी बोलेगी कि लिथुआनिया में मीटिंग हुई। तो ऐसे ग्रुप डिस्कशन करने से आंसर तैयार है। अब यहाँ तुम अकेले डटे, ट्रिक भी तुम ही बनाओगे, गाय का दूध भी तुम ही शाम को बाल्टी भर के लेके आओगे, मम्मी को बाजार भी तुम ही ले जाओगे। तभी तो दिल्ली के अंदर ये चीज़ मैंने सीखी। पहले मुझे लगता था कि हमारे नोट्स बन गए, हम नहीं देंगे राजीव को, राजीव नकल कर ले वो हमारे नोट्स की, जो एग्जाम पाए जाए वो हम रह जाएंगे। पता है जे चल रहा है, ना राजीव फायदा ले पा रहा है ना हम ले पा रहे।
नोट शेयर करो, जिसकी जितनी मेहनत होगी वो एक्स्ट्रा एफर्ट रह जाता है कि आपने इनसे कुछ सीखा, इनने आपको सिखाया। घर जाके जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। और इस बार तो वैसे भी 4 दोस्त एक साथ आईएएस बने, एक ही साथ बन गया। सोचो अब वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम एक्स्ट्रा पढ़ ले रहे हैं, हम नहीं बताएंगे, जो आईएएस बन जाएगा। जेलसी की भावना निकालनी पड़ती है। ऐसे मैं अपने नोट्स तो मैं क्यों शेयर करूँ, मुझे तो पढ़ाने के पैसे मिल रहे हैं, मुझसे किसी ने नहीं कहा अभ्युदय में सर यू हैव टू शेयर पीडीएफ, लेकिन मैं हर जगह जाके खुद ही गीत गाने लगता हूँ, पीडीएफ दूंगा पीडीएफ दूंगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भी तुम पढ़ो ना। मैं 4-5 साल के अंदर जो सीख पाया हूँ वो अगर ईश्वर ने मुझे भेजा तो मैं तो 2-3 महीने में सिखा दूंगा, और ताकि तुम आने वाले किसी और पीढ़ी को भी अच्छे से सिखा दो। तो ये थॉट अपने अंदर से निकाल दो, शेयरिंग से ही चीज़ें बनती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना।